हे एवरीवन, दिस इज श्वेता। वेलकम टू यूपीएससी वाला। वापस आ गए हम आपके लिए एक नया सेशन लेके। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे आर्ट एंड कल्चर का नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जहां पर हम जानने वाले हैं मुगल आर्ट्स के बारे में। ओके, तो प्रीवियस हमने लेक्चर्स में काफी सारी कलाओं के बारे में देखा था। लास्ट जो हमारा लेक्चर था, जहां पर हमने राजस्थानी आर्ट के बारे में डिस्कस करा था और ये भी जाना था कि राजस्थानी आर्ट पर किस तरह से मुगल चित्रकला का प्रभाव दिखाई देता है। आज हम स्पेसिफिक मुगल लघु चित्रकला के बारे में डिस्कस करेंगे। मुगल आर्ट की बात करें तो इसमें काफी सारी कलाओं का हमें सम्मिश्रण दिखाई देता है। जैसे मुगल टाइम पीरियड का जो भारतीय कला थी, ओके, भारतीय कला, साथ में वेस्टर्न एशिया, सेंट्रल एशिया की जो कलाएं थी वो सम्मिश्रित होती है, या ईरानी कला का हम बोल सकते हैं प्रभाव दिखाई देता है। और आगे चल के एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, यानी यूरोपियों का जब आगमन होता है, उस समय पे यूरोपियन कला का भी इसमें प्रभाव दिखाई देता है। इस वजह से धीरे 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 मुगल कला लगातार विकसित होते हुए चली गई और अपनी एक चरम रूप में दिखाई देती है। तो वही हमें हमारे आज इस सेशन में डिस्कस करना है। और फिर औरंगजेब के बाद किस तरह से जो उत्तरकालीन मुगल कला है वो डिक्लाइन होती है, उसका पतन होता है, और ये मुगल कला क्षेत्रीय कलाओं में विभाजित हो जाती है और क्षेत्रीय कलाओं के रूप में फिर उभरते हुए दिखाई देती है। वो भी हम हमारे इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है, बेसिकली मुगल कला के बारे में जो लघु चित्रकला की बात कर रहा है, उस मुगल लघु चित्रकला के बारे में ये चैप्टर जो है वो रूलर्स के हिसाब से डिफाइन कर रहा है। कौन सा शासक आया सबसे पहले, बाबर का हमें जिक्र बताएगा कि बाबर ने इस लघु चित्रकला में क्या योगदान दिया। हुमायूं के बारे में फिर डिस्कस करता है, फिर अकबर के बारे में डिस्कस करता है। तो इंडिविजुअल जो रूलर्स का रोल था उन लघु चित्रकारी में, वो ये दर्शाता है। और उनके नए उत्तराधिकारी आने पे क्या बदलाव आए वो ये दिखाता है। तो जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो हमें ये कुछ चीजें ध्यान रखनी है। साथ में कुछ ऐसे मुगल शासक थे जिसके समय में कुछ महत्वपूर्ण कलाकार हुए थे, तो वो दो चार कलाकारों के नाम यहाँ पर बताए गए, वो भी हमें देखते हुए चलना होगा, ठीक है। तो बिल्कुल वर्ड टू वर्ड रटने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा हर एक रूलर के समय किस तरह के चेंजेस आए वो आपको पता होना चाहिए, ताकि अगर मेंस में क्वेश्चन आ रहा है तो आप उसको बताने की स्थिति में रहे, या प्रीलिम्स में कोई ऑप्शन दे रहा है वहां पर भी आप उसको कहीं ना कहीं एलिमिनेशन मेथड से करने की सिचुएशन में रहे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारे आज के सेशन को। साथ ही यहाँ पर हमारे कुछ कोर्सेज हैं। आप में से जो भी बच्चे सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर प्लान। तो कई बच्चे ऐसे होते हैं जो ग्रेजुएशन के साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं। कई आप में से ऐसे होंगे जिनका ग्रेजुएशन हो चुका होगा और अब आपको गाइडेंस चाहिए। तो डिपेंड करता है आप कौन से ईयर में अपीयर होने वाले हैं, उसके हिसाब से आप इन कोर्सेज को ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया है, वहां से जाके और आपको डिटेल्स मिल जाएगी। साथ ही यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2024 का एग्जाम भी अलाइन है। 26 मई को प्रीलिम्स होने वाला है। और जब भी हम बात करते हैं प्रीलिम्स की, क्योंकि आपको पता है कि प्रीलिम्स का मोड ही क्या होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस वहां पर दिए जाते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा लगाने जरूरी हो जाते हैं। और यहाँ पर हम आपके लिए स्पेशल एक मॉक टेस्ट लेकर आए हैं, जहां पर टॉपिक वाइज जो है आपको कुछ क्वेश्चन डेली बेसिस पे दिए जाएंगे, आपको ऑल इंडिया रैंक शो किया जाएगा, डिटेल एनालिसिस दिया जाएगा। तो मॉक टेस्ट जरूर लगाइए, जिस भी तरीके से हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए। उससे क्या होता है, उस टॉपिक को जो आपने पढ़ लिया है, जो बची खुची कसर होती है ना, वो मॉक टेस्ट से दूर हो जाता है। तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए क्वेश्चंस लगाने की, ठीक है। तो इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाकर आप इसकी भी डिटेल्स जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं हम हमारे इस चैप्टर को। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम हमारे इस चैप्टर को, जहां पर हमें जानना है मुगल कालीन लघु चित्रकला के बारे में। क्या बोल रहा है ये, मुगल चित्रकला लघु चित्रकला शैली है जो 16वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी के मध्य तक भारतीय उपमहाद्वीप में विकसित हुई। यहाँ पर स्पेसिफिक टाइम पीरियड की बात कर रहा है कि जो मुगल कालीन चित्रकला है, इसका समय कब से कब दिखाई देता है, 16वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी के मध्य, ठीक है। 16th सेंचुरी का क्या मतलब है, 1501 के बाद वाला टाइम पीरियड। और मुगल्स की एंट्री भी कब हुई थी, बैटल ऑफ पानीपत से हम देखते हैं 1526 में किस तरह से लोधी डायनेस्टी के लास्ट रूलर, लोधी डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर था उसको पराजित करके इब्राहिम लोधी को बाबर जो है वो इंडिया में एंट्री करता है, ओके। और सल्तनत काल खत्म होता है, वहां से मुगल काल की शुरुआत होती है।
तो समय कब से हमें दिखाई देता है मुगल कालीन लघु चित्रकला का? बाबर के आगमन से ही दिखाई देता है। तो बोल रहे हैं कि 16वीं शताब्दी से लेके 19वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी मतलब क्या हो गया? 19वीं शताब्दी का जो लगभग टाइम पीरियड अगर आप मानकर चलो तो 1801 से चालू होता है, ठीक है? वहाँ तक ही क्यों ज़िक्र किया है? इसलिए क्योंकि 1707 में जब औरंगज़ेब की मृत्यु हो गई, औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद जो मुगल चित्रकला है वो धीरे-धीरे डिक्लाइन होने लग गई, ओके? और फिर जो लास्ट मुगल एम्परर है, जैसे हम देखते हैं 1857 का जो बैटल हुआ था उसके बाद से किस तरह से अंतिम मुगल शासक का पद जो है वो समाप्त कर दिया और उसके बाद से मुगल जो डायनेस्टी उसको आगे नहीं बढ़ाया ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट ने, ठीक है? तो इस वजह से क्योंकि मुगल से खत्म तो उस चित्रकला को संरक्षण देना ही खत्म। वैसे संरक्षण तो हम देखते हैं कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद ही खत्म हो जाता है, लेकिन फिर भी जो छोटा-मोटा चलता है वो भी एंड हो जाएगा बैटल ऑफ सॉरी सिपॉय म्यूटिनी के बाद से या 1857 के विद्रोह के बाद से। तो ये जो टाइम पीरियड बताया ना थोड़ा-सा इसको ध्यान रखिए। टाइम पीरियड का मुगल्स का आना और मुगल्स का जाना यानी 16th सेंचुरी से लेके 19th सेंचुरी तक, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा यहाँ पर ध्यान रखना है। ओके, क्या बोल रहा है ये? मुगल कालीन लघु चित्रकला। ओके, इसका टाइम पीरियड क्या बोल रहा है? 16th सेंचुरी से लेके 19th सेंचुरी तक हमें इसका टाइम पीरियड दिखाई देता है या फिर 19th सेंचुरी एडी तक हमें टाइम पीरियड इसका दिखाई देता है। 19वीं 16वीं 19वीं शताब्दी ये इनका टाइम पीरियड था, ठीक है? चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब क्या बोल रहा है? यह चित्रकला परिष्कृत तकनीक और विषय वस्तु की विविधता के लिए जानी जाती है। मुगल चित्रकला ने कई परवर्ती चित्रकला शैलियों, भारतीय चित्रकला शैलियों को प्रेरित किया, जिसके कारण भारतीय चित्रकला में मुगल चित्रकला शैली का एक विशिष्ट स्थान है। वो हम वन बाय वन आगे देखेंगे कि किस तरह से भारतीय चित्रकला शैली देखो भारतीय चित्रकला शैली ऑलरेडी हम पढ़ कर आए हैं। हमने काफ़ी डिटेल से जाना है। मौर्यन्स, पोस्ट मौर्यन फिर गुप्ताज़ वो सारी चीज़ें हम पढ़कर ऑलरेडी आ चुके हैं। तो बोल रहा है कि जो भारतीय चित्रकला शैली है या फिर हम बात करें राजस्थान की भी चित्रकला शैली डिस्कस करा था, तो उस पर किस तरह से मुगल चित्रकला शैली का प्रभाव पड़ा, वो हमने वहाँ पर जाना था कि मुगल्स के साथ उनके रिलेशंस थे। तो मुगल चित्रकला शैली का प्रभाव पड़ा है। कई सारे मुगल दरबार से चित्रकार उनके चित्रकला में जा रहे हैं। तो उनके चित्रों में मुगल चित्रकला शैली का प्रभाव दिखाई दे रहा है। इस वजह से बोल रहा है कि भारतीय चित्रकला में मुगल चित्रकला शैली का एक विशेष स्थान रहा है। मुगल शासक विभिन्न कला रूपों के संरक्षक थे। अब देखो कला का कभी भी फलना-फूलना तभी होता है जब उसको कोई संरक्षण देने वाला हो। भई कोई कलाकार जो है केवल पूरी तरह से अपने आप को कला में तभी झोंकेगा ना, जब आप उसके अर्निंग्स का सोर्स बन जाओ। जैसे कि कोई कलाकार है, उसको आपने बिठा दिया कि जितनी भी योग्यता है, सारी अपने चित्रकला के रूप में निकाल दो और बदले में आप उसका संरक्षण करोगे, उसका भरण-पोषण करोगे, उसके परिवार का भरण-पोषण करोगे, उसको समाज में वो मान-सम्मान दोगे। तो ये यहाँ पर यही बोल रहा है कि जो मुगल शासक थे, वो अपने आप में कला प्रेमी थे। तो मुगल शासक विभिन्न कला रूपों के संरक्षक थे। प्रत्येक मुगल उत्तराधिकारी ने अपनी रुचि और पसंद के आधार पर सुलेखन चित्रकला मतलब हम देखते हैं कि जो किताबें लिखी जाती थी उसमें अलग तरीके से चित्रकारी की जाती थी। जैसे आज भी आप एनसीईआरटी को देखो तो इसमें लिखा रहता है काफी कुछ। लिखने के बाद एक कॉर्नर में जगह दे देते हैं जहाँ पे कोई चित्र बना होता है। तो ये बोल रहा है कि अलग अलग जो मुगल रूलर्स थे उन्होंने अपने हिसाब से सुलेखन चित्रकला, वास्तुकला वास्तुकला के नमूने मुगल्स के हम ऑलरेडी देख कर आए हैं, जिसमें आप कुतुब मीनार के बारे में पढ़ चुके हैं, ताजमहल के बारे में पढ़ चुके हैं, अन्य किलों के बारे में हमने डिस्कस किया था। किताब बनाना, पुस्तकें चित्रित करना, ये सब हमें दिखाई देता है। तो हर एक मुगल रूलर ने अपने पसंद के हिसाब से इन क्षेत्रों के कलाओं में योगदान दिया। ठीक है? उन्होंने कलाकारों की चित्रशाला इटेलियर में गहरी रुचि ली तथा अभूतपूर्व नई शैली का पालन पोषण कर तात्कालीन कला परिदृश्य को गतिशीलता प्रदान की और उसे नई ऊंचाई पर ले गया। अतः मुगल कालीन चित्रकला को समझने के लिए प्रायः मुगल कालीन राजनीति और वंशावली को ध्यान में रखा जाएगा। तो बस राइटर यहाँ पर यही बोलता है कि मुगल कालीन जो चित्रकला है उस पर किसका प्रभाव था? उसका प्रभाव था मुगल शासकों का। हर शासक ने अपनी रुचि से चित्रकला में योगदान दिया और इनकी चित्रशाला में गहरी रुचि
चित्रशाला एक ऐसा स्थान जहाँ पर अलग-अलग चित्रकारों को रखा जाता है, ठीक है? मतलब अलग-अलग जो चित्रकार हैं, वो वहाँ पर रहते, वहाँ पर एक उनका कोई हेड होगा, वो उनको गाइड कर रहा होगा, बाकी जो चित्रकार हैं, वो चित्र बना रहे होते हैं। तो यहाँ पर राइटर यही बोलता है कि इनकी रुचि चित्रशाला बनाने में भी थी, इस तरह के जो चित्रशाला है, वो बनाया करते थे और जब हम मुगल चित्रकला को पढ़ेंगे, तो हम इस चित्रकला को मुगलकालीन राजनीति और वंशावली को ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे कि हर एक रूलर का क्या इम्पैक्ट था। सभी के समझ में आ गया? क्लियर हो गया? अब आ जाते हैं मुगलकालीन चित्रकला पर विभिन्न प्रभाव। देखो अभी तक जो भी हमने पढ़ा उसमें कुछ लिखने जैसी चीजें है नहीं, ठीक है? बस उसमें ये बता रहा है कि मुगलकालीन चित्रकला को पढ़ते हुए आपको वंशावली को ध्यान रखना है। मुगलकालीन चित्रकला अपने आप में विशिष्ट थी क्योंकि भारतीय चित्रकला पर इसका अनोखा प्रभाव दिखाई देता है। मुगल्स खुद कला प्रेमी थे, इसलिए इन्होंने विभिन्न चित्रकारों को न केवल संरक्षण दिया बल्कि चित्रशालाओं को भी स्थापित करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा था। ठीक है? मुगलकालीन चित्रकला पर विभिन्न प्रभाव। तो यहाँ पर बोल रहा है कि मुगलकालीन जो चित्रकला थी, ऐसा तो नहीं था कि वो अपने आप में इंडिविजुअल ही बहुत ज़्यादा थी। कई बार क्या होता है कि अलग-अलग चित्रकलाओं के सम्मिश्रण से एक नई चित्रकला का विकास होता है, जो अपने आप में बहुत यूनिक होती है। तो यहाँ पर उसी की बात कर रहा है कि मुगल मुगल लघु चित्रकला में देसी विषय वस्तु और चित्रकला शैली, फारसी शैली और उसके बाद यूरोपीय शैली का सम्मिश्रण रहा है। ठीक है? जब मुगल्स इंडिया में आए थे, वो यहाँ पर ही बसे। जब यहाँ पर बसे तो वहाँ पर देशी विषय वस्तु का मतलब है कि किस सब्जेक्ट पर आप चित्रकारी कर रहे हैं। मतलब आप जब चित्र बना रहे हैं तो वो चित्र में क्या प्रदर्शित कर रहे हैं। तो मुगल्स चित्रकला का जो विषय वस्तु था, जो उनके सब्जेक्ट होते थे, वो बेसिकली देसी विषय वस्तु होते थे। और इनकी जो शैली थी, जिस आर्ट फॉर्म का यूज़ कर रहे थे, जिस शैली का यूज़ कर रहे थे चित्रों को बनाने में, वो शैली में हमें फारसी शैली और बाद में यूरोपीय शैली बाद में आएगी। जैसे आपको पता है कि जो पुर्तगाली हैं, उनका आगमन होता है। तो यूरोपियन शैली कैसे आती है? ब्रिटिश या यूरोपियंस या सॉरी यूरोपियन शैली कैसे आती है? यूरोपियंस के आगमन के साथ आती है। तो इनिशियली तो विषय वस्तु देसी है, भारतीय है। फारसी शैली में चित्रकला की जा रही है और बाद में यूरोपियंस के आगमन से इसमें यूरोपीय शैली का भी सम्मिश्रण दिखाई दिया। इस काल की कलाओं में देसी व विदेशी प्रभाव के घुलने मिलने की झलक दिखाई देती है। मुगल चित्रकला शैली अपने चरम पर इस्लामिक, भारतीय व यूरोपीय दृश्य संस्कृति और सौंदर्य के अति परिष्कृत मिश्रित रूप को दर्शाती है। ठीक है? बोल रहा है कि जब ये अपने पीक पर पहुंच जाती है, तो एक बोलते हैं ना कि आपने एक नॉर्मल मूर्ति बनाई, फिर अगली बार आपने उस मूर्ति को और परिष्कृत रूप में बनाया, फिर अगली बार और परिष्कृत रूप, यानी कि वो जो एक सिंपल सी मूर्ति थी, वो धीरे-धीरे रियलिटी के पास गई। बिल्कुल आप जैसे एक आदमी की मूर्ति बना रहे, वो आदमी जैसा पहले ये तो पता लग रहा है कि किसी आदमी की है, लेकिन फिर भी उतना ज़्यादा उसमें मतलब बोल सकते हैं कि वो उस लेवल का आर्ट नहीं दिखाई दे रहा है। धीरे-धीरे वो परिष्कृत हुई। तो बोल रहा है कि अपने चरम पर, जब बिल्कुल पीक लेवल पर मुगल आर्ट दिखाई देता है, उस समय इस्लामिक, भारतीय और यूरोपीय दृश्य संस्कृति और सौंदर्य का अति परिष्कृत मिश्रित रूप को प्रस्तुत करती है। यानी कि ये तीनों कलाओं को यहाँ पे दर्शाती है, लेकिन ऐसा नहीं था कि तीनों कलाओं का केवल मिश्रण दर्शा रही है। वो मिश्रित रूप बहुत परिष्कृत है, मतलब बहुत ही डिफाइन तरीके से उस कला को उकेरा गया है, वो अपने आप में यूनिक हो जाता है। ठीक है? फिर बोल रहा है कि मिश्रित शैली वाले चित्रों को देखते हुए उस काल में निर्मित कलाकृतियों का यह समृद्ध खजाना पहले से चली आ रही भारतीय कला की पारंपरिक जो सॉरी पहले से चली आ रही उस काल की पारंपरिक मूल भारतीय और ईरानी शैली से काफी अधिक विकसित था। देखो भारत में जो पहले से कला रूप हमें दिखाई देता है, भारतीय और ईरानी कला शैली आप सभी बहुत अच्छे से पढ़ कर आए हैं, ठीक है? इवन हमने ये भी पढ़ा था कि जो इंडियन आर्ट है उस पे कैसे ईरानियन आर्ट का हमें प्रभाव दिखाई देता है, ठीक है? बोल रहा है कि ये जो मुगल्स के टाइम पीरियड में आर्ट दिखाई देगा, वो जो भारत में पहले से चली आ रही थी भारतीय कला, ईरानी कला, उससे भी ज़्यादा विकसित रूप इसका दिखाई देता है हमें, इनिशियली नहीं बाद में, ओके, सम्मिश्रण से जो बना।
मतलब अकेले इस्लामिक आर्ट नहीं था, इस्लामिक आर्ट, इंडियन आर्ट, यूरोपियन आर्ट तीनों के मिक्सचर से जो एक नया आर्ट फॉर्म निकल कर आया, वो अपने आप में भारत में पहले से चले आ रहे जो आर्ट थे उससे ज़्यादा डेवलप था, ठीक है? इस शैली का महत्व इसके संरक्षकों के उद्देश्य, प्रयास और इसके कलाकारों की बेजोड़ क्षमता में निहित है। यह अद्वितीय चित्रकला शैली कलाकारों व कला संरक्षक दोनों के दार्शनिक विचार, अभिरुचि, विश्वास, सौंदर्य बोध की कलात्मक अभिव्यक्ति है। मुगल दरबार में कला अधिक औपचारिक हो गई थी, बहुत ऑफिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये दिखाई देता है क्योंकि वहां कार्यशालाएं थी, ठीक है? अब एक तो आपने कलाकारों को अपने दरबार में रख लिया कि ठीक है, ये कलाकार है, ये कला बनाएगा या ये चित्रकला बनाएगा, ठीक है? और एक आपने उसके लिए एक अलग से ग्रुप बना दिया, एक अलग से उन्हें स्थान दे दिया जहां पर कुछ लोग बैठकर केवल वही काम कर रहे हैं, ठीक है? एक डिपार्टमेंट टाइप आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि मुगल काल में हमें चित्रकला में वो औपचारिकता दिखाई दे रही, कैसे? तो अलग से कलाकारों के लिए एक स्थान निर्धारित किया गया जिसे कहा गया क्या? चित्रशाला, ओके, या कार्यशालाएं। और उन कार्यशालाओं में ईरान से बुलाए गए चित्रकार भी शामिल थे। यानी उन चित्रशाला या कार्यशाला में दूसरे क्षेत्रों के चित्रकारों को भी बुलाया जाता था, वो भी वहां पर बैठ के स्पेसिफिक उसी क्षेत्र में काम कर रहे। तो खुद सोचिए कि किस तरीके का आर्ट निकल कर आएगा, जिसके परिणाम स्वरूप विशेष रूप से अपने आरंभिक वर्षों के दौरान मुगल चित्रकला शैलियों में भारतीय व ईरानी चित्रकला शैलियों का अति सुंदर सामंजस्यपूर्ण मिश्रण हमें दिखाई दिया। मुगल कालीन चित्रकला की श्रेष्ठता भारतीय और ईरानी दोनों मूल के चित्रकारों द्वारा उनकी अलग अलग चित्रकला शैलियों की विशिष्टताओं का विवेकपूर्ण मिलान करने से ही उपलब्ध हो सके। इन चित्रकारों ने मुगल शैली के निर्माण और उसे कलात्मक शिखर तक पहुंचाने में बहुत ज्यादा योगदान दिया है, ठीक है? थोड़ा सा ये एक बैकग्राउंड बता रहा है, बोलोगे तो दो चार पॉइंट्स मैं आपको लिखवा भी दूंगी। भारत में कला व चित्रकला की परंपरा की समृद्ध ऐतिहासिक जड़ों के बारे में हम पहले के अध्याय में पढ़ चुके हैं। बहुत डिटेल से आप पढ़कर आ रहे हो कि भारत में किस तरह से कला का वन बाय वन विकास हुआ। भारत के सुप्रसिद्ध मुगल चित्रों के विकास को कई चित्रकला शैलियों के आपसी आदान प्रदान के संदर्भ में देखा जा सकता है। इनमें प्राक मुगल शैली यानी मुगल्स जो आए थे उनकी जो इनिशियल शैली थी, भारत और ईरान की कई समकालीन चित्र शैलियां, भारत में ऑलरेडी जो चित्रकला शैली हमें दिखाई देती है अलग अलग क्षेत्र में, उनका भी इसमें योगदान था। ईरानियन शैली का भी इसमें योगदान था। इस प्रकार मुगल चित्रकला शैली का विकास एकाएक नहीं हुआ कि बाबर आया एक यूनिक टाइप की चित्रकला शैली, नहीं, वो धीरे धीरे इन सबके सम्मिश्रण से हुआ। एक लंबा टाइम पीरियड था, बाबर के टाइम पीरियड से फिर हुमायूं जाता है, फिर अकबर जाता है, ठीक है? आगे हम देख रहे हैं जहांगीर है, शाहजहां है, औरंगजेब है। तो वन बाय वन, हालांकि औरंगजेब के टाइम पीरियड में उसने कुछ कला के संरक्षण के लिए काम नहीं किया था। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि एकाएक विकास नहीं हुआ था। मुगल कालीन चित्रकला का जो विकास है वो अपने आप में एक लंबा इतिहास रहा है, जैसे बोल रहे हैं 16 सेंचुरी से लेकर 19 सेंचुरी तक का, ठीक है? बल्कि उस समय मौजूद विभिन्न कला रूपों और शैलियों के प्रत्यक्ष मेलजोल के कारण यह पल्लवित हुआ। मूल भारतीय व मुगल चित्रकला शैलियां एक साथ विद्यमान थी। दोनों ही चित्रकला शैलियों ने एक दूसरे को प्रभावित किया और एक साथ घुल मिल गई। जैसे हमने पिछली बार पढ़ा था राजस्थानी कला के बारे में, तो हम वहां पर डिस्कस कर रहे थे बूंदी कला, कोटा कला, मेवाड़ की कला। तो हमने ये भी जाना था कि किस तरह से राजपूत राजाओं का काफी अच्छा संबंध रहा है मुगल्स के साथ में। बेटियों का लेन देन भी हुआ करता था, मतलब वैवाहिक संबंध भी स्थापित होते थे। तो उस मोमेंट पर जो कलाकार है वो भी एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। तो ना केवल मुगल चित्रकला शैली को भारत की मूल चित्रकला शैली ने प्रभावित करा, बल्कि भारत में जो ऑलरेडी मूल रूप से हमें चित्रकला दिखाई देती है उसको भी मुगल चित्रकारों ने प्रभावित किया। तो दोनों का ही एक परिपक्व रूप निखर कर आया, कैसे? एक दूसरे के सम्मिश्रण से, ठीक है? मुगल संरक्षकों ने अपनी विशिष्ट कलात्मक वरीयता, विषय वस्तु की रुचि, मतलब ये जो कला बना रहे हैं, ये जो चित्र बना रहे हैं, उन चित्रों का विषय क्या हो, तो बेसिकली यहाँ पर यही बोल रहा है, विषय वस्तु की रुचि, किस तरह के सब्जेक्ट को उन्हें चूज करना है। दार्शनिकता व सौंदर्य बोध, गम्य संवेदनशीलता के आधार पर मुगल चित्रकला शैली का विकास इनके द्वारा होते हुए हमें दिखाई दिया। इस अध्याय में आगे काल क्रमानुसार मुगल चित्रकला शैली के विकास की चर्चा करेंगे। तो बस यहाँ पर ये कहानी चालू हो जाती है, ठीक है? तो अभी तक जितना भी आपने पढ़ा, केवल आपको ये एक
बैकग्राउंड बताने की कोशिश कर रहा था, समझ विकसित करने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, आपको नोट करना है तो 2-4 पॉइंट्स हम यहाँ पर लिख लेते हैं। मुगल मुगल कालीन चित्रकला को मुगल वंशावली के समकक्ष समझा जा सकता है। तब जैसे-जैसे उसकी वंशावलियाँ चल रही है, के पैरेलल ही आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है? मुगल शासक ना केवल कला के संरक्षक बल्कि उनके द्वारा अनेक चित्रशालाओं के माने या चित्रशालाओं की स्थापना है, यहाँ पर ये बोल रहा है। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर क्या बोलता है? ओके, मुगल कालीन चित्रकला इस्लामिक अ, भारतीय, यूरोपियन, यूरोपियन सॉरी, यूरोपियन चित्रकला के सम्मिश्रण का परिष्कृत रूप के सम्मिश्रण का परिष्कृत रूप। ठीक है, तो बस ये 3 पॉइंट्स बहुत है, मतलब यहाँ से इसने डिफाइन कर दिया, थोड़ा बहुत बता दिया, हमने भी इसको नोट डाउन कर लिया। चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, अब वन बाय वन चीजों को बताएगा। यहाँ पर ये क्या बात कर रहा है? पहले प्रारंभिक मुगल चित्रकला। अब प्रारंभिक मुगल चित्रकला किसके साथ चालू होगी? तो अगर आपको हिस्ट्री पता है और आप अच्छे से जानते हैं इसके बारे में कि किस तरह से प्रारंभिक मुगल चित्र है, तो आप बहुत अच्छे से पढ़कर आए हैं। मिडेवल हिस्ट्री में हमने डिस्कस करा था कि किस तरह से ये है सल्तनत काल। यहाँ पर हमें दिखाई दिया था सल्तनत काल के बारे में, हमने पूरा उनका क्या बोलते हैं डायनेस्टीज को हमने वन बाय वन स्टडी किया। कैसे सबसे पहले हम देखते हैं कि गुलाम वंश जो है वो रूल करता है। गुलाम के बाद से अ, ठीक है, गुलाम के बाद से हमें खिलजीज दिखाई देते हैं। खिलजी के बाद हम देखते हैं तुगलक को। तुगलक के बाद से हम देखते हैं सैयद को, और सैयद के बाद से हम किसको, लोदी डायनेस्टी को पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमने क्या जाना था कि गुलाम वंश के टाइम पीरियड में एक छोटा सा एम्पायर था, यहाँ थोड़ा सा उसका एक्सपांशन होता है किसके, खिलजी के टाइम पीरियड में। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड में मलिक काफूर की स्टोरी पढ़ी थी हमने कि मलिक काफूर ने दक्कन की तरफ अभियान चलाया, दक्षिण भारत की तरफ अभियान चलाया। लेकिन मलिक काफूर जो है वो इन क्षेत्रों को जीत कर केवल इनसे खिराज वसूल करने के लिए इनको छोड़ देता था। इनका कहना था कि तुम समय पर हमें नजराना भेजते रहो, जिस साल भी तुम मिस करोगे उस साल हम अटैक कर देंगे। तो खिलजी डायनेस्टी के टाइम पीरियड में डायरेक्टली इन्होंने दक्षिण भारत के क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में नहीं किया था, थोड़ा सा एक्सपांशन किया था। लेकिन हम देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक ने वो जो क्षेत्र जो कि इनके अधीन थे उनको डायरेक्टली अपने कंट्रोल में कर लिया था। और मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में इतना बड़ा हो चुका था सल्तनत का किंगडम। लेकिन बहुत कम समय में जैसे यहाँ से मोहम्मद बिन तुगलक मूव करा, इन सारे क्षेत्रों ने वन बाय वन अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर लिया। और फिर मोहम्मद बिन तुगलक की कुछ पॉलिसीज थी, एग्जीक्यूशन हमने देखा कितने बर्बाद तरीके से हुआ था। तो फिरोज शाह तुगलक के समय में वापस से ये जो क्षेत्र है वो सिमट कर कितना हो गया था, इतना छोटा सा क्षेत्र हो गया, इवन बंगाल तक इसके हाथ से जा चुका था।
फिर सैयद और लोदी आते हैं, वहां पर लगातार जो है ये जो सिकुड़ता रहा, क्षेत्र छोटा होता रहा। और फिर लोदी डायनेस्टी का ही लास्ट रूलर था जिसका नाम था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी के समय में जो बाबर है उसने अटैक किया, जिसके बारे में यहाँ पर अभी स्टोरी बता रहा है। तो बाबर के वंश के बारे में बताएगा कि उसका वंश क्या था, तैमूर और तुर्क वंश से संबंध रखता था। वहां से ये उज्बेकिस्तान से आ रहा है और आके अटैक कर रहा है। इब्राहिम लोदी के साथ इसका वॉर हो रहा है, जहां पर इब्राहिम लोदी के पास अच्छी सेना थी, बाबर के पास एक छोटी सेना थी, लेकिन उसके पास में वॉर की अलग अलग टेक्निक्स थी। तो आप पढ़ेंगे मिडेवल हिस्ट्री में, जहां पर हम देखते हैं तुलगमा पद्धति का ये प्रयोग करते हैं। और उस पद्धति से इसने इब्राहिम लोदी को पराजित किया, इस क्षेत्र पर अपनी जीत हासिल कर ली। तो जो प्रारंभिक मुगल कला है या चित्रकला, वो हमें किसके टाइम पीरियड में दिखाई दिया था? बाबर के टाइम पीरियड में दिखाई देगा ना, बाबर ही तो फाउंडर बन रहा है मुगल डायनेस्टी का। तो यहाँ पर इसी स्टोरी को लेकर चलता है। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो ये कहानी बस बता रहा है, कहानी के फॉर्म में डायनेस्टी सॉरी रूलर्स के फॉर्म में ये पूरी मुगल चित्रकला को डिफाइन करेगा। प्रथम मुगल शासक बाबर, वर्तमान उज्बेकिस्तान, आज का जो उज्बेकिस्तान है, मैंने आपको बोला है कि प्लीज ऑक्सफोर्ड को फॉलो करते रहिए। तो बोल रहा है कि आज का जो उज्बेकिस्तान है उससे 1526 में भारत आया। 1526 का क्यों जिक्र करा है? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हमें दिखाई दिया। किसके बीच में? ऑलरेडी भारत नहीं, एक भारत के छोटे से क्षेत्र पर जो इब्राहिम लोदी रूल कर रहा था उसके साथ में इसका वॉर होता है। ठीक है, वह तैमूर और चरघटाई तुर्क का वंशज था। बाबर के वंश के बारे में बात कर रहा है। उसने ईरान और मध्य एशिया की संस्कृति और सौंदर्यात्मक संवेदनशीलता का सम्मिश्रण किया था। तो बोल रहा है कि जो ईरान है हमें उधर दिखाई दे रहा है, ठीक है, और जो सेंट्रल एशिया वाला रीजन है, तो ईरान और मध्य एशिया की जो संस्कृति है उसका सम्मिश्रण किस द्वारा किया गया? बाबर के द्वारा किया गया। विभिन्न कला रूपों में बाबर की सक्रिय रुचि, ये खुद एक कला प्रेमी था। ओके, उसकी ख्याति एक विद्वान और कला पारखी, पांडुलिपियों व वास्तुकला के उदार संरक्षक आदि के तौर पर थी। ख्याति मतलब वो बहुत फेमस था। किस लिए फेमस था? तो वो फेमस था एक विद्वान, कि वो खुद एक स्कॉलर है, विद्वान व्यक्ति है। कला पारखी मतलब उसको कला की अच्छी समझ है कि भाई कौन सी कला अच्छी है, इसको अच्छी समझ है, कलाकारों का ये पारखी था। पांडुलिपि और वास्तुकला के उदार संरक्षक के तौर पर भी दिखाई देता है कि जो पांडुलिपियां थी, जो लिखा जाता था, उसका भी ये संरक्षण कर रहा था। यानी यहाँ से ये हमें चालू हो जाएगा, ये दिखना चालू हो जाता है कि किस तरह से मुगलों के शासन में लिखने की कला चालू हो जाती है। लिखने की कला का मतलब ऐसा नहीं कि लिखना तो हम पहले से जानते थे, बेसिकली इस टाइम पीरियड में उसका लिखी हुई चीजों का संरक्षण करना जैसे पहले चलता था। ठीक है, तो वो हम देखेंगे कि मुगलों के इतिहास में यहाँ पर चालू हुआ। तो पांडुलिपियों जो लेखन कला है वो, दूसरा वास्तुकला की नई नई प्रकार के स्थापत्यों का निर्माण, ये सब जो है ये कर रहा था, इनका उदार संरक्षक था। उसकी एक आत्मकथा है, आत्मकथा मतलब ऑटोबायोग्राफी, उसका नाम है बाबरनामा। तो उसकी आत्मकथा बाबरनामा में सम्राट की राजनीतिक गतिविधि, कि बाबर की पॉलिटिकल एक्टिविटी क्या थी, किस तरह से उसने भारत के इस क्षेत्र पर कंट्रोल करके वन बाय वन काफी सारे वॉर्स लड़े थे। 1526, 1527, 1528, 1529, यही उसका टाइम पीरियड था और हर साल उसने वॉर्स लड़े थे, जो हम मिडेवल हिस्ट्री में डिस्कस करेंगे। तो जो बाबरनामा है, वहां ना केवल उसकी राजनीतिक गतिविधियों को डिफाइन किया गया, बल्कि कलात्मक जुनून की, कला का वो कितना बड़ा प्रेमी है, ओके, का विस्तृत विवरण है। बाबरनामा उस प्रेम और आसक्ति को दिखाता है जो एक विदेशी के तौर पर भारत के लिए बाबर के मन में थी। भाई ये सब कौन है? विदेशी हैं, भारतीय मूल के तो है नहीं, दूसरे देश के, वहां से भागकर आकर, मतलब किसी रीजन से, वहां पर कभी भी कोई किसी जगह से क्यों मूव करके आता है, कोई ना कोई रीजन होगा, और आ भी रहा है, आकर यहीं बस जा रहा है। तो अलग अलग रीजन होते हैं, इकोनॉमिक रीजन, या किसी ने अटैक कर दिया। तो बाबर विदेशी, तो बोल रहे हैं कि दूसरे देश का व्यक्ति, और उसकी जो विदेशी के तौर पर भारत के लिए एक वो प्रेम था, वो इस बाबरनामा में दिखाई देता है। सभी घटनाओं का उत्साहवश विस्तार से लिखने की कला, बाबर के संस्मरणों को दर्ज कराने की परंपरा बाबर ने संस्मरणों को दर्ज कराने की परंपरा स्थापित की। बेसिकली ये जो भी आ, बात कर रहा है कि आ, जो भी घटनाएं घट रही हैं उसको लिख दे। ठीक है, तो घटनाओं को लिखने की कला बाबर के टाइम पीरियड में, बाबर के टाइम पीरियड का बोलने का मतलब बिल्कुल ये मत समझिएगा कि पहले ये चीजें नहीं हो रही है, सब कुछ ही पहले चल रहा है,
लेकिन मुगल्स के टाइम पीरियड में बाबर ने ये शुरुआत किया कि घटनाओं को लिखने की कला विस्तृत रूप से जितना भी संस्मरण है उसको दर्ज करने की परंपरा बाबर के द्वारा स्थापित की गई, जिसका भारत में उसके जो आगे उत्तराधिकारी हुए, उसके सक्सेसर्स हुए, उन्होंने भी उसका अनुकरण किया। शाही चित्रशाला में रचित पुस्तकें और एल्बम सिर्फ सुलिखित नहीं थी बल्कि चित्रित भी की। एक तो है सुलेखन कला कि जितना भी संस्मरण है या घटनाएं हैं उसको बाबर के द्वारा लिखवाया जा रहा है सुंदर सुंदर अक्षरों में, है ना। प्रिंटिंग प्रेस तो था नहीं उस समय, तो सुलेखन कला के साथ साथ बोल रहा है कि जो पुस्तक है उसमें चित्रकला को भी जगह दी गई, यानी उसमें लिखने के बाद चित्रों के लिए स्थान छोड़ दिया जाता था और वहां पर जो चित्रकार थे वो क्या करते थे, वो चित्रों को उकेरते थे और लास्ट में उसमें कलर किया जाता था। तो सिर्फ सुलेखन कला ही नहीं बल्कि चित्रकला को भी इसने संरक्षण दिया। ये बहुमूल्य पुस्तकें संग्रहित की गई, शाही परिवार के उन सदस्यों को भेंट भी की गई। बाबर के टाइम पीरियड में ना केवल हमें ये दिखाई दिया कि इस तरह की पुस्तकें छापी जा रही मतलब लिखी जा रही हैं, सुलेखन कला, चित्रकला उसमें दिखाई दे रहा है, उसको संग्रहित किया जा रहा था, साथ-साथ में गिफ्ट के तौर पर भी यानी भेंट के तौर पर भी इसे दिया जा रहा था। ये बहुमूल्य पुस्तकें शाही परिवार के सदस्यों को भेंट की गई, जो कि उसके योग्य थे और उसका महत्व समझते थे। छवि चित्रण में बाबर की गहरी रुचि का जिक्र उसके चित्रणों में मिलता है। छवि चित्रण मतलब होता है कि किसी की आकृति को उकेरना, है ना? तो वो जो छवि चित्रण है कि उसका रूप दर्शाना, वो हमें बाबर के संस्मरणों में दिखाई देता है कि उसकी बहुत रुचि थी। छवि चित्रण में उसकी गहरी रुचि संस्मरणों में मिल जाती है। उसके संस्मरण में चित्रकारों के उल्लेख के बीच बेहज़ाद का ज़िक्र आता है। बेहज़ाद जो है ये हम आगे भी डिस्कस करते हैं कि जो चित्र बनाए जाते थे वो काफ़ी सुंदर होते थे। लेकिन यहाँ पर इस टाइम पीरियड में चित्रों का बहुत उत्तम चित्र सॉरी छवि चित्रण बहुत उत्तम प्रकार की नहीं होती थी। जनरली हम देखते थे कि दोहरी ठुड्डी वाले चेहरों को काफ़ी लंबा करके दाढ़ी के साथ में चित्रित किया जाता था। बेहज़ाद ईरान की चित्रकला शैली का मुख्य चित्रकार था कि हम इसके अलावा चित्रकार के तौर पर शाह मुज़फ़्फ़र का ज़िक्र भी हमें दिखाई देता है। शाह मुज़फ़्फ़र जो है ये भी अच्छा चित्रकार था जिसे बाबर केश सज्जा के आकर्षण चित्रण करने वाला उत्कृष्ट चित्रकार मानता था कि ये जो चित्रकार है ये केशों को अच्छे से सुसज्जित करते हुए दर्शाता था, जो चित्र बनाए जाते थे। सभी के समझ में आ गया? अ, हालाँकि बाबर को भारतीय भूमि पर ज़्यादा रहने का अवसर नहीं मिला, बहुत कम समय में ही इसकी मृत्यु हो जाती है और जल्द ही उसकी मृत्यु हो जाती है, उसके उत्तराधिकारियों ने भारत को अपनाकर उस पर शासन किया, ठीक है? तो यहाँ पर हमने बाबर के समय में जो कला है, उसका महत्व जाना या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, प्रारंभिक मुगल चित्रकला। तो प्रारंभिक मुगल चित्रकला की शुरुआत जो है वो हमें किसके दिखाई देती है? बाबर के समय दिखाई देती है। थोड़ा-सा इसको यहाँ पर डिस्कस करें, क्या बोल रहा है? बाबर के आगमन के साथ इसकी शुरुआत इसकी आत्मकथा बाबरनामा में बाबर के द्वारा विभिन्न घटनाओं का संस्मरण लिखने की कला चित्रकला लिखने की कला के साथ चित्रकला को भी संरक्षण संरक्षण दिया गया। बेहज़ाद और एक यहाँ पर जिक्र कर रहा है, देख लेंगे आप, शाह मुज़फ़्फ़र। बेहज़ाद और शाह मुज़फ़्फ़र का जिक्र महत्वपूर्ण चित्रकारों के रूप में
तो इस टाइम पीरियड पे कोई स्पेसिफिक आर्ट को तो डिफाइन नहीं कर रहा है, बस ये बोल रहा है कि बाबर का जो कला को लेकर प्रेम था, वो हमें इस समय दिखाई देता है, बाबर नामा से पता लगता है। और इसने चित्रकला को संरक्षण दिया। ओके, इसके टाइम पीरियड में हमें कुछ महत्वपूर्ण चित्रकारों की भूमिका दिखाई देती है। और इस टाइम पीरियड में हम देखते हैं का छवि चित्रण को लेकर विशिष्ट या विशेष है। तो छवि चित्रकारी इसे बहुत ज्यादा पसंद थी, लेकिन वो छवि चित्रकारी उतने उत्कृष्ट रूप में हमें नहीं दिखाई देती। अभी हमने देखा ना कैसे कि दोहरी ठुड्डी वाले आदमियों को दाढ़ी के साथ दर्शा दिया जाता था। तो छवि चित्रकारी के प्रति इसका विशेष प्रेम हमें दिखाई देता है। ठीक है, इसको कर देते हैं। यस, कोई हमें ज़रूरत नहीं, मैं आपको स्टोरी बता रही थी। तो बाबर का काल ही बहुत कम था, 4-5 साल का समय था, बहुत कुछ यहाँ पर हमें इसका कला के प्रति जो एक देखते हैं ना बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं दिखाई देती, ठीक है? अब प्रारंभिक चित्रकला में ही बाबर के बाद अगला जो उनके जनरेशन आएँगे जिसका आएगा उसका क्या नाम था? हुमायूँ। अब हुमायूँ के बारे में थोड़ा-सा यहाँ पर जान लेते हैं। जो हुमायूँ है इसका भी जो टाइम पीरियड है वो बहुत ज़्यादा स्थायी तो था नहीं। आप सभी ने पढ़ी होगी हुमायूँ की। थोड़ा-सा हम इसके बारे में भी ज़िक्र कर लेते हैं क्योंकि अब मैंने अभी मिडेवल किया है। तो पता लगता है कि भई बाबर के बाद 30 में हुमायूँ गद्दी पर बैठा। हुमायूँ का काल भी थोड़ा-सा संघर्ष वाला ही काल था। 1540 तक हमें इसका अस्तित्व दिखाई दिया। उसके बाद से एक अफ़गान शासक था, शाह सूरी, जिसका हुमायूँ के साथ में वॉर हुआ। 2 फेमस हम बैटल दिखाई देते हैं। देखते हैं जिसमें हम बैटल ऑफ चौसा के बारे में भी डिस्कस करते हैं, किस तरह से शेर शाह ने हुमायूँ को पराजित किया। हुमायूँ भाग के यहाँ से चला जाता है। जाके कंधार में शरण लेता है। उस बीच में यहाँ पर मुगल्स जब रूल कर रहे थे ना, तो मुगल्स के रूलिंग टाइम फेज में नॉर्थ इंडिया में बीच में एक ऐसा टाइम पीरियड भी आया था जब मुगल्स नहीं बल्कि अफगान रूल कर रहे थे, शेर खां के नाम से, जिसे हम आगे जानते हैं। तो 1540 से लेके 1555 तक हमें उसका रूल दिखाई देता है। हालांकि आगे उसके उत्तराधिकारी रूल करते हैं। 1555 वो समय था जहां पर हुमायूं ने वापस से अटैक किया और शेर खां के जो उत्तराधिकारी थे 1555 में सरहिंद का जो बैटल होता है हम देखते हैं वहां पर डिफीट कर देता है और वापस से दिल्ली में यहाँ पर मुगल सत्ता स्थापित कर देता है। 1555 में वापस से बाबर का समय अभी आया ही था कि 1556 उसकी लाइब्रेरी से गिर के मृत्यु हो। ठीक है, तो इसका टाइम पीरियड भी बहुत स्टेबल था नहीं। ये टाइम पीरियड ये यहाँ पर हमें दिखाई दिया रूल करते हुए। बीच में अफगान शासकों ने यहाँ पर रूल किया और फिर वापस से मुगल रूलर चालू मुगल रूलिंग टाइम पीरियड हमें दिखाई देता है। लेकिन 1 साल बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। फिर उसका उत्तराधिकारी कौन बन जाता है? 1556 में अकबर बन जाता है, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन अब हम बात करें अगर हुमायूं की, कहीं मैंने बाबर बोला होगा तो प्लीज उसको करेक्ट कर लीजिएगा। हुमायूं का हम डिस्कशन करें यहाँ पर। तो बाबर का तो हमने देखा जैसे इसका टाइम पीरियड छोटा था, वैसे हुमायूं का भी अगर हम एग्जैक्ट टाइम पीरियड देखें ना, पूरा मत देखो क्योंकि ये टाइम पीरियड तो वो इंडिया में था ही नहीं, है ना? तो एग्जैक्ट टाइम पीरियड देखें तो 10 साल और ये एक यही साल था। तो भारत में कला में उसका बहुत बड़ा योगदान वैसे नहीं दिखाई देता, लेकिन योगदान कैसे था? जब वो जाके इधर शरण लिया हुआ था ना, उस समय यहाँ की जो उस समय यहाँ की जो कला थी ना, उस कला ने उसको काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया, ठीक है? वहाँ की जो चित्रकला थी, उसको वो भारत में लेकर आ रहा है। तो वो एक इसका एक महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है चित्रकला के क्षेत्र में। आई होप आप समझ पा रहे हैं। ये थोड़ा-सा मैंने आपको ओवरव्यू दिया, यहाँ पर डिटेल से समझाएगा सफ़ाविद के बारे में, ठीक है? ओके। यहाँ पर क्या बोल रहा है? बाबर का पुत्र हुमायूँ 1530 में भारत का शासक नियुक्त हुआ। तो हुमायूँ बन जाता है भारत का शासक यहाँ पर बोल दिया है, लेकिन एक्चुअल में ये ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि भारत में रूल कर रहा है, एक स्पेसिफिक रीजन केवल। बाबर का पुत्र हुमायूँ 1530 भारत का शासक नियुक्त हुआ। ये मुझे भी नहीं पता क्यों ये टर्म यूज़ किया जाता है भारत का शासक, क्योंकि भारत एक पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि वहाँ पर टेरिटरी ही नहीं थी, छोटी-सी टेरिटरी हमें दिखाई देती है। अ, पर दुर्भाग्यवश प्रतिकूल राजनीतिक स्थितियों की वजह से उस काफ़ी उतार-चढ़ाव आया। अफ़गान शासक शेर खां, जिसे हम शेर शाह के नाम से जानेंगे, ने उसकी गद्दी छीन ली। हुमायूँ ने पर्शिया, फारस के उधर पर्शिया जाएगा वो,
वहां पर था सफाविद एम्पायर। तो सफाविद दरबार में वहां के शासक शाह तहमास के यहाँ पर शरण ली। यद्यपि यह घटना उसके राजनीतिक शासनकाल में अगौरवशाली है। अगौरवशाली का मतलब है कि जब आप भागकर दूसरे जगह पर जा रहे हैं, शरण ले रहे हैं और उस दूसरे राजा के दरबार में आप रह रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये बहुत अच्छी बात तो नहीं है, डिग्निटी की बात तो नहीं है, गौरवपूर्ण कोई काम तो आपने नहीं किया है। तो बोल रहे हैं कि ये जो घटना थी, जब वो सफ़ाविद एम्पायर में वहाँ पर हमें दिखाई देता है पर्शिया में, वो घटना अपने आप में अच्छी नहीं है, परंतु पांडुलिपि व चित्रकला के इतिहास के लिए हुमायूँ का सफ़ाविद दरबार में शरण लेना सौभाग्यपूर्ण था। क्योंकि जब वो वहाँ पर गया, तो वहाँ पर जो पांडुलिपियाँ मतलब उस समय क्या होता था, मैंने जैसा बोला आपको प्रिंटिंग नहीं आया था अभी प्रिंटिंग प्रेस, तो उस मोमेंट पे लिखा जाता था। तो पांडुलिपियाँ क्या होती थी? जो हम घटनाओं को लिख कर सुरक्षित रख रहे हैं, कागज पर, धातु पत्रों पर, समझ में आया? तो यहाँ पर यही बोल रहा है कि ये किस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा रहा? हुमायूँ के लिए खुद डिग्निटी वाइज़ तो अच्छा नहीं था, गरिमापूर्ण लाइफ नहीं थी, लेकिन फिर भी अच्छा किस सेंस में हुआ कि वहाँ पर जो पांडुलिपि थी, चित्रकला थी, उसका भारतीय पांडुलिपि चित्रकला पर काफ़ी इम्पैक्ट दिखाई देगा, ठीक है? बोल रहा है कि अपने इस निर्वासन के दौरान, निर्वासन जब वो भारत से बाहर था, इस निर्वासन के दौरान शाह तहमास के दरबार में ही पांडुलिपि चित्रण व लघु चित्रकला शैली की अप्रतिम आकर्षक कला परंपरा से उसका पहली बार साक्षात्कार हो गया। जब वो सफाविद एम्पायर में तहमास के टाइम पीरियड में रह रहा था, तो उस मोमेंट पे हमें दिखाई दिया कि वो रूबरू होता है वहाँ की पांडुलिपि चित्रण, कि किस तरह से जो पांडुलिपियाँ लिखी जाती थी, में साइड में जगह छोड़ी जाती थी किसी चित्रण के लिए। वह लघु चित्रकला शैली का मतलब है कि एक छोटे से स्पेस में किस तरह से आप पूरे के पूरे सिनेरियो को दर्शाओ, उसको बोल रहे हैं लघु चित्रकला शैली। यानी इतने ही छोटे से जगह पर आप पूरा दरबार का सीन या कुछ एक पूरी घटना दर्शा दे रहे हो। तो पांडुलिपियों का चित्रण और वो जो लघु चित्रकला शैली है, उससे पहली बार रूबरू होता है कौन? हुमायूं। दरबार के कुशल चित्रकारों द्वारा शाह तहमास के लिए बनाए गए चित्रों को देखकर हुमायूं बहुत प्रसन्न हुआ। शाह तहमास की सहायता से 1545 में काबुल में अपना दरबार स्थापित किया। ये उसको फेवर करता था, तभी वहां जाके शरण लिया था। उसी के फेवर से ये काबुल अफगानिस्तान में जाके एस्टेब्लिश हुआ। हुमायूं ने राजनीतिक व सांस्कृतिक कार्यभारों के साथ आगे बढ़ते हुए उदार और मिलनसार शासक के रूप में अपनी पहचान बनाई। ठीक है। शाही दरबार में होने वाले चित्रण और चित्रकारों से वो काफी ज्यादा प्रभावित था और भारत में भी ऐसी कार्यशाला निर्मित करने की आकांक्षा रखता था कि जब मेरा टाइम पीरियड आएगा, मैं भारत में रूल करूंगा, तो वहां पर भी मैं इस तरह की कार्यशाला बनाऊंगा, जैसे शाह तहमास के टाइम पीरियड में दिखाई दिया था सफाविद किंगडम में, कि किस तरीके से कलाकार राजा के लिए अलग-अलग प्रकार के चित्र बना रहे हैं। तो उसने भी वहाँ से ये सोच लिया था, ठीक है? कि मैं ऐसी कार्यशाला भारत में निर्मित करूँगा। ओके। उसने 2 फ़ारसी चित्रकार मीर सैयद अली और अब्द उस समद का ज़िक्र जो है वो कई बार आता है, तो थोड़ा-सा इस नाम को ध्यान रखना है। बोल रहा है कि उसने 2 फ़ारसी चित्रकार वहीं से सफ़ाविद किंगडम जो था, 2 फ़ारसी चित्रकार मीर सैयद अली और अब्द उस समद को अपने दरबार में स्टूडियो स्थापित करने और शाही चित्र बनाने के लिए आमंत्रित किया कि आप यहाँ पे कार्यशाला स्थापित की और शाही चित्र बनाइए। ध्यान देने योग्य बात ये है कि ये दोनों चित्रकार विशेष छवि छवि चित्रण के लिए जाने जाते थे, जिन्हें विशेष सम्मान प्राप्त था। देखो ये जो छवि चित्रण हमें दिखाई देता है, ये बाबर को भी बहुत पसंद था, लेकिन उसके समय में जो चित्रकार थे, वो उतने ज़्यादा उत्कृष्ट नहीं थे छवि चित्रण को दर्शाने में। लेकिन जो हुमायूँ के टाइम पीरियड में फ़ारस से जो चित्रकार आ रहे हैं, वो छवि चित्रण के लिए काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय थे। इवन उन्हें उसके लिए सम्मान भी मिला हुआ है। पुस्तक प्रेमी और विवेकशील हुमायूं का शासनकाल चित्रकला सुलेखन कला के जोरदार संरक्षण के साथ शुरू हुआ। उसके शासनकाल में हमें बहुत स्पष्ट चित्रण व लिखित दस्तावेज मिलते हैं जो इस तथ्य का प्रमाण देते हैं कि हुमायूं की कलात्मक संग्रह और शाही चित्रशाला बनाने में बहुत गहरी रुचि थी। यह हुमायूं की कलात्मक अभिरुचि का संकेत देता है। मतलब आप इन सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं तो पता ही लग जाता है कि वो किस तरह का कला प्रेमी था, किस तरीके से उसने कला को संरक्षण दिया। उसके कला पारखी व्यक्तित्व की झलक देती है कि उसको कला की अच्छी समझ थी। उसने निगार खाना चित्रों की कार्यशाला स्थापित की। इसके लिए टर्म यूज़ करा है क्या? निगार खाना, अभी मैं सब लिखवा दूँगी। स्थापित किया, जो उसके पुस्तकालय का ही हिस्सा था। भारत में उसकी चित्रकारी
चित्रशालाओं के आकार, प्रकार व चित्रकारों की विस्तृत जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन यह तथ्य ज्ञात है कि हमज़ानामा का चित्रण उसने शुरू करा दिया था, जिसे उसके पुत्र व उत्तराधिकारी अकबर ने जारी रखा। ठीक है? ओके, तो ये ध्यान रखना है, हमज़ानामा का यहाँ पर ज़िक्र किया हुआ है, थोड़ा-सा आप लोग जो मैंने वहाँ बताया उसको करेक्ट कर लेंगे। हमज़ानामा की यहाँ पर बात कर रहा है कि क्या करता है, कि हमज़ानामा का इसने चित्रण जारी रखा। हमज़ानामा बेसिकली क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो पैगंबर मोहम्मद थे, उनके चाचा जी जो हैं, उनके जीवन की जो घटनाएँ हैं या उनसे जुड़ी जो कहानियाँ हैं, वो चित्रों के रूप में उकेरी जाती थी, उसके लिए टर्म यूज़ कर रहा था हमज़ानामा। तो यहाँ पर बोल रहा है कि जो हुमायूँ है, इसके द्वारा हमज़ानामा का चित्रण शुरू किया गया पहली बार मुगल्स के टाइम पीरियड में और इसे आगे उसके पुत्र, उसके उत्तराधिकारी अकबर ने भी बढ़ाया, ठीक है? जब हम मुगल कालीन लघु चित्रकला शैली के शुरुआती दौर के एक असाधारण चित्र प्रिंसेस ऑफ द हाउस ऑफ तैमूर का अध्ययन करते हैं, यहाँ पर मैं अभी आपको ये चित्र दिखाऊंगी। तो बोल रहे हैं कि प्रिंसेस ऑफ द हाउस ऑफ तैमूर का अध्ययन करते हैं तो उसके आकार, जटिल संरचना, उसमें ऐतिहासिक छवियों के चित्र को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ये आर्ट है जिसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, वो पूरे चित्र को दर्शाया गया है। इस चित्र का नाम रखा है प्रिंसेस ऑफ द हाउस ऑफ तैमूर। ओके, बोल रहे हैं कि ये अपने आप में एक चित्रकला का बहुत महत्वपूर्ण नमूना है। यह चित्र सफाविद चित्रकार अब्द उस समद द्वारा कपड़े पर जलीय रंगों से चित्रित किया गया, यानी बेस इसका कपड़ा रखा है और उसपे वाटर कलर का यूज करते हुए अब्द उस समद ने इसको चित्रित किया है। शाही परिवार के सम्मानित संग्रह में संरक्षित इस चित्र में आने वाले विभिन्न काल के मुगल वंशियों की मूल छवि चित्रित की गई। मतलब आगे चल के, पहले इस समय तक तो सारे मुगल शासक हमें नहीं दिखाई देंगे ना, तो आगे चल के इसमें अन्य जो मुगल शासक होंगे उनको भी जोड़ दिया जाएगा, ठीक है? तो यही बोल रहा है कि आगे चल के हुमायूं काल में हुमायूं काल में चित्रित किया गया था ये प्रिंसेस ऑफ द हाउस। बोल रहा है कि ये जो हुमायूं काल में चित्रित किया गया था, इन चित्रों पर दोबारा आगे चल के अकबर को भी जगह दी गई, जहांगीर को भी जगह दी गई, शाहजहां के चित्रण में छवियां काफी समानता लिए हुए मुखर है, ठीक है? तो बोल रहा है कि इसमें और चीजें हम जोड़ते हुए देखते हैं। यहाँ पर कोई पिक्चर होगा, अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। ओके, ठीक है, खुले परिदृश्य वाले चित्र जिनमें पेड़ पौधे, जीव जंतु, शाही शादी, मुगल वंश के पूर्वजों का चित्रण किया जाता था, उसका अनुकरण हुमायूं के बाद भी जारी रहा। मतलब हुमायूं के टाइम पीरियड में हम देखते हैं कि खुले परिदृश्य दिखाई देते हैं, ज्यादातर खुला परिदृश्य, प्राकृतिक परिदृश्य के साथ में चित्रण किया जाता था। हुमायूं इस प्रकार के चित्रों का संरक्षक था। इन चित्रों का प्रारूप, विषय वस्तु, आकृति, रंग पूरी तरह फारसी शैली में ही होते थे। इस बिंदु पर हम कह सकते हैं कि इन चित्रों में भारतीय शैली का प्रभाव नहीं है, पर जल्द ही चित्रों की भाषा बदलनी शुरू हुई। इनिशियली जो हुमायूं के टाइम पीरियड में इस चित्रकला का विकास देख रहे हैं, बोल रहे कि इसमें भारतीय चित्रकला का बहुत प्रभाव नहीं था, लेकिन आगे जाके चेंजेस होंगे, इसमें भारतीय चित्रकला जुड़नी चालू होगी, ठीक है? और उसकी वजह से विकसित होती हुई अनूठी मुगल शैली के साथ विशिष्ट शाही अभिरुचि का सामंजस्य दिखाई देगा। यानी कि जो ये शैली आई थी, इसमें भारतीय शैली का भी प्रभाव दिखाई देगा और जो शाही अभिरुचि, जो राजाओं की उस समय अभिरुचि थी मुगल शासकों की, वो भी इसमें हमें झलकने दिखाई देगी। हुमायूं द्वारा शुरू की चित्रकला की परंपरा और उनके प्रति लगाव को आगे चल के उनके पुत्र अकबर के द्वारा भी जारी रखा गया, ठीक है? तो यहाँ पर अकबर की स्टोरी पर हम जाएंगे। मैं एक अ, ठीक है, देखो ये है वो चित्रकारी, ठीक। अब्दुस समद ने बनाया था, तैमूर के दरबार के राजकुमार। तैमूर के दरबार के राजकुमार मतलब ये तैमूर वंशीय बोल रहे हैं ना अपने आप को, तो बोल रहे हैं कि इनके दरबार के राजकुमारों को यहाँ पर वन बाय वन दर्शाया गया है, ठीक है? ये आप देख सकते हैं पिक्चर में। और ज्यादातर देखो नेचर, प्रकृति, खुला परिदृश्य दिखाई दे रहा है। बैकग्राउंड में देखो तो कैसे पेड़ पौधे, इस तरह की चीजें हमें देखने को मिल रही हैं। सभी के समझ में आ गया? चलो, अब हम आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हमें क्या डिस्कस करना है, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा ये लिख लेते हैं। ओके, हुमायूं के बारे में थोड़ी सी ये चीज यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, क्या क्या बोल रहा है।
हुमायूं के टाइम पीरियड की बात कर रहा है। हुमायूं के काल में, हुमायूं के काल में अस्थिरता, जहां अफगान शासक शेर शाह से पराजित हो वह सफाविद एम्पायर, सफाविद साम्राज्य में शरण आकर शरण लिया। अब मैं वहां पर शासक वगैरह का नाम नहीं लिख रही हूँ, यहाँ पर देखो ये बुक की भी पीडीएफ जो है मैं आपको दे दूंगी। तो शाह तहमास है, उनके वहां पर जाकर उसने शरण ली थी, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा बोल रहा है क्या, सफाविद एम्पायर, यह काल अ, हुमायूं के लिए अगौरवान्वित रहा। किस रूप से? प्रशासनिक या राजनीतिक, राजनीतिक दृष्टिकोण से, लेकिन कलात्मक रूप से सफाविद साम्राज्य की पांडुलिपि और छवि चित्रण, लघु चित्र की दृष्टि से अत्यधिक महत्व के द्वारा छवि चित्रण के विशेषज्ञ अभी हमने देखा ना, अभी हमने देखा ना छवि चित्रण के दो विशेषज्ञ दिखाई देते हैं। एक हम बात करते हैं, ओके, अब्द उस समत के बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया, और दूसरा बोल रहा है मीर सैयद अली। तो ये दोनों ही फारसी चित्रकार थे जिनको उसने आमंत्रित किया था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। मीर सैयद अली और अब्द उस समद अपने शासनकाल में, अपने अ, शासनकाल में भारत में आमंत्रित, भारत में आमंत्रित तथा कार्यशालाओं का ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। तो हमारे पास में दो चार फैक्ट है, ठीक है। अब इसके टाइम पीरियड में किस तरह की हमें चित्रकारी दिखाई दे रही है। हुमायूं के काल में लघु चित्रकला का प्राकृतिक दृश्यों के साथ ठीक है, इसी काल में
हमने देखा था ना जो पैगंबर मोहम्मद है, ठीक है? अ, ओके, पैगंबर मोहम्मद के चाचा जिनके बारे में यहाँ पे ज़िक्र करा है, हमज़ा नामा, उसका चित्रण भी जारी रहा। इसी काल में हमज़ा नामा का चित्रण प्रारंभ हुआ। से अकबर के काल में भी अकबर के काल में जारी रखा गया, सॉरी, जारी, सभी की समझ में आ गया? इसके द्वारा निगार खाना की स्थापना, निगार खाना के लिए क्या ये टर्म यूज़ कर रहा है? चित्रों की कार्यशाला, जहाँ पर जो कि इसकी लाइब्रेरी से जुड़ा हुआ था। चित्रों की कार्यशाला, तो बस इतना फैक्ट ध्यान रखना है कि वो टाइम पीरियड था जब एक्चुअल में मुगल जो लघु चित्रकारी है वो फ्लोरिश्ड होते हुए हमें दिखाई देती है। तो सबसे पहले आपने हुमायूं का टाइम पीरियड, सॉरी, सबसे पहले आपने बाबर का टाइम पीरियड देखा, जो बाबरनामा से हमें काफ़ी कुछ कला प्रेम को दर्शाता है, ठीक है? और उसने इस दिशा में काम भी किया लेकिन कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाया, वो हमने डिस्कस करा। फिर हमने देखा इसके बारे में हुमायूँ के बारे में, यहाँ पर कहाँ से चेंज आए, कहाँ से तत्व आ रहे हैं, वो हमने डिस्कस किया। अब नेक्स्ट जो है वो हम किसके बारे में डिस्कस, अकबर के बारे में पढ़ेंगे। अकबर के समय में कला संरक्षण बिल्कुल अपने पीक पर पहुँच जाएगा। परिपक्व स्थिति यहाँ पर हमें कला की दिखाई देती है, जो आगे भी चलेगी, ठीक है? अ ओके, नेक्स्ट यहाँ पर क्या बात कर रहा है, हुमायूं द्वारा शुरू की गई चित्रकला की परंपरा और उनके प्रति लगाव को उनके पुत्र अकबर ने बरकरार रखा। अकबर के दरबार के इतिहासकार अबुल फजल ने कला के लिए अकबर के जुनून का उल्लेख किया है। अबुल फजल कौन थे? इतिहासकार थे, वो इतिहास लिखने की कला रखते थे। तो उनके द्वारा दर्शाया गया है कि अकबर का कितना ज्यादा कला को लेकर प्रेम था। तो यहाँ पर यही बोल रहा है कि अबुल फजल ने कला के लिए अकबर के जुनून का उल्लेख किया है। बताता है कि 100 से भी अधिक चित्रकार उसकी शाही चित्रकला में नियुक्त किए गए थे, ठीक है? इसमें उस समय के सर्वाधिक कुशल फारसी और देशी भारतीय चित्रकार थे। क्योंकि ये कला प्रेमी था, कला को संरक्षण दे रहा था, तो संरक्षण देने के लिए जो देसी कलाकार होंगे, जो फारसी कलाकार होंगे, उन सबको अच्छे-अच्छे कलाकारों को चुनकर कहाँ ला रहा है? अपने कार्यशाला में ला रहा है और इसका ज़िक्र कौन कर रहा है? अबुल फज़ल खुद कर रहे हैं, ठीक है? इससे भारतीय और फारसी चित्रकारों का मेल-जोल हुआ। भारतीय कला, फारसी कला दोनों का सम्मिश्रण हो जाएगा। तो अभी तक जो हमें दिखाई दे रहा था हुमायूँ के टाइम पीरियड में चित्रकला पर जो प्रभाव हमें दिखाई दे रहा है, सफ़ाविद एम्पायर वाला जो था, वो प्रभाव दिखाई दे रहा था। बहुत ज़्यादा भारतीय कला का मेल-जोल नहीं हुआ था, जो हमें अकबर के टाइम पीरियड में दिखने लग जाएगा। तो इससे भारतीय और फ़ारसी चित्रकारों का मेल-जोल हुआ, जिसने एक विशिष्ट कला शैली के विकास में योगदान दिया। इन कलाकारों ने एक साथ मिलकर महत्वाकांक्षी योजनाओं पर काम शुरू किया, जिससे दृश्य भाषा, विषय वस्तु को लेकर नए मानक स्थापित हुए, ठीक है? ये माना जाता है कि अकबर को पढ़ने-लिखने में परेशानी होती थी, जिसके लिए टर्म यूज़ किया जाता है, एक तरह की बीमारी, डिक्लेक्सिया, तो सॉरी, डिसलेक्सिया। तो बोल रहे हैं यहाँ पर कि अ, अकबर को क्योंकि पढ़ने-लिखने में परेशानी होती थी, तो इस वजह से बहुत पढ़ा-लिखा भी नहीं था। इस वजह से ज़्यादातर चित्रों के फ़ॉर्म में ही कहानियों को उकेरा जा रहा था और अकबर भी यही चाहता था। तो यहाँ पर यही बोल रहा है कि क्योंकि अकबर को पढ़ने-लिखने में परेशानी होती, जिससे पांडुलिपि चित्र का महत्व बढ़ गया। मतलब अब बहुत सारे जो है पांडुलिपि चित्रों को उकेरा जाएगा, पिक्चर्स को दर्शाया जाएगा। उनके उसके संरक्षण से पांडुलिपि के अनुवाद और चित्रण की मौलिक परियोजनाएँ पूर्ण की गई। मतलब अकबर के टाइम पीरियड में हमें एक नई चीज़ें दिखाई दी गई कि विभिन्न प्रकार के जो भारतीय ग्रंथ थे, उनका इसने ना केवल अनुवाद कराया, तो पांडुलिपि का अनुवाद भी हो रहा है फ़ारसी में। साथ-साथ में उसमें चित्रकलाएँ भी जोड़ी जा रही है। तो अनुवाद और चित्रण की परियोजनाएँ हमें अकबर के टाइम पीरियड में दिखाई देती हैं, ठीक है? तो यहाँ पर पहले हम ये 2-4 पॉइंट जो है वो लिख लेते हैं। अकबर, इसके दरबारी इतिहासकार अबुल फज़ल
के द्वारा कला प्रेम को दर्शाते हुए को दर्शाया है, लिखने को दर्शाया दर्शाया गया जहाँ कार्यशाला में या चित्रशाला में 100 से भी अधिक सर्वाधिक योग्य भारतीय और फारसी चित्रकार सम्मिलित चित्रकार शामिल। समझ में आ गया? तो हमें बहुत सारे चित्रकार यहाँ पर शामिल होते हुए दिखाई देते हैं। इसका परिणाम यह हुआ इन दोनों कलाओं के सम्मिश्रण से नई कला कला का विशिष्ट रूप विकसित हुआ। इसने एक और चीज क्या करी जो इसके पिता के टाइम पीरियड में चल रहा था, यहाँ पर उसी को बताया गया है कि सॉरी, एक चीज और यहाँ पर ऐड कर ले, समय पांडुलिपि और लघु चित्रण अभूतपूर्व विकास। पांडुलिपि अनुवाद अनुवाद और लघु चित्रकारी में अभूतपूर्व विकास। ठीक है, ये ध्यान रखना है पांडुलिपि चित्रकारी क्यों हो रही है, क्योंकि उसको पढ़ने लिखने में असुविधा होती थी, सॉरी पढ़ने लिखने में असुविधा होती थी, तो ज्यादातर हम पिक्चर्स फॉर्म में देख रहे हैं। इस समय पिक्चर्स जो है वो बढ़ जाएंगी, चित्रकारी बढ़ जाएगी। इसने एक और चीज चल किया जो इसके पिता के टाइम पीरियड में हमजनामा का चित्रण किया जा रहा था। पैगंबर मोहम्मद जो थे उनके चाचा की जो कहानियों पर चित्रकारी की जा रही थी वो इस काल में भी चल रही है। तो हमजनामा की चित्रकारी को आगे बढ़ाया। राइटिंग थोड़ी आप इसको मैनेज कर लीजिए, प्रॉब्लम होगा तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगी, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, हमजनामा के बारे में बता रहा है। हमजनामा बेसिकली क्या है, पैगंबर मोहम्मद के चाचा हमजा के वीरतापूर्वक कामों का चित्रित ग्रंथ है। अकबर को हमजा की कहानियां सुनने में आनंद आता था, ठीक है। हमजा मध्य पूर्व के देशों में जन सामान्य व बुद्धिजीवियों के बीच काफी ज्यादा लोकप्रिय चरित्र थे और राजा को चित्रांकित विवरण और तथा हमजनामा के पाठ सुनने दोनों में गहरी रुचि थी। इन चित्रों के विशिष्ट उद्देश्य के कारण इनका आकार बड़ा, इनकी सतह कागज के ऊपर चिपकाए गए कपड़े की बनी थी, इसके ऊपर कथावाचक के लिए विवरणात्मक गद्य लिखा गया। इनके ऊपर जलीय और अपारदर्शी रंगों का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो बोल रहा है कि ये जो चित्र बन रहे हैं ना, थोड़े से आकार में हमें बड़े दिखाई देते हैं। बेस क्या हो रहा है, तो कागज के ऊपर में कपड़े चिपकाए गए हैं, ठीक है। तो कागज के ऊपर में चिपकाए गए कपड़े का इसका बेस बना है और उसके ऊपर चित्रकारी की जा रही है। पहले बोल रहा है कि जो चित्र उकेरा जा रहा है ना, उससे रिलेटेड गद्य लिखा गया, वहां पे लिखा गया है और फिर वहां पर साइड में ये जगह छोड़ी गई, वहां पे चित्र उकेरा गया और चित्र में कलर कैसे हो रहा है, अपारदर्शी जलीय रंगों का प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। कागज की सतह, कागज पर कपड़ा चिपकाकर बनी सतह का प्रयोग आ, चित्रों से संबंधित
गद्य को लिखकर पारदर्शी रंगों का पारदर्शी जलीय सॉरी अपारदर्शी जलीय रंग का है। तो आई होप आप समझ जाएंगे। देखो हर एक चीज तो नहीं है, थोड़ी बहुत चीजें आपको चलनी है। आकार में थोड़े से ये कंपैरेटिवली बड़े होते थे, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा लगता है कि मुगल चित्रकला विभिन्न कलात्मक परंपराओं से प्रेरित कलाकारों का सामूहिक कार्य है। अगर आप उसमें देखेंगे तो अलग अलग आपको आर्ट फॉर्म्स का एक रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। मुगल चित्रकला में आसपास मौजूद प्रकृति से ही फूल पत्ती पेड़ पौधे जीव जंतु के हमजनामा के चित्र पन्ने पूरी दुनिया के विभिन्न कला संग्रह, मतलब ये आपको हर जगह दिखाई देते हैं। हमजनामा जो बुक है, पन्ने हैं, वो हर एक दुनिया में बोल रहा है कि हर एक जगह पर ही आपको कहीं न कहीं इसके चित्र मिलते हुए दिखाई देते हैं। मुगल काल की बात करें तो इसको बनाने में लगभग 15 वर्ष लग गया था। 1400 पन्ने इसकी कहानियों के लिए चित्रित किए गए थे। तो उसके लिए लगभग 15 वर्षों का समय लगा था। यह 2 फ़ारसी कुशल चित्रकार मीर सैयद अली अब्द उस समद के निरीक्षण में किया गया था। मीर सैयद अली और अब्द उस समद दोनों का ही हमने ज़िक्र पढ़ा था किसके टाइम पीरियड में? हुमायूँ के टाइम पीरियड में। तो ये जो सॉरी अ, ये जो यहाँ पर ज़िक्र कर रहा है हम्ज़नामा की, ये स्पेसिफिकली किसके संरक्षण में चित्रित किया जा रहा है मुगल काल में? इन 2 कलाकारों के संरक्षण में। ऑलरेडी मैं लिखवा चुकी हूँ, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम्ज़नामा के चित्र हमजा के जासूसों का कैमूर शहर पर हमला में जगह का सावधानीपूर्वक उपयोग किया गया है। मतलब कि किस तरह से हमजा जो है जासूस के कैमूर शहर पर हमला करता है, उसके लिए बोल रहा है कि जगह का सावधानीपूर्वक प्रयोग किया गया है। जो जो जगह है जिस पर वो बनाया गया है, उकेरा गया है, वो प्रॉपर्ली यूज़ किया है। दृश्यों का स्पष्ट विभाजन किया है कि एक स्टोरी आप बता रहे हो, किस तरह से अटैक हो रहा है। तो उसके लिए दृश्यों को स्पष्ट रूप से विभाजित किया गया। पहला पिक्चर उसमें एक सीन दिखा दिया, दूसरे में आगे का सीन, चौथे में इस तरह से उसको बाँटा गया है। इस प्रकार चित्र में बहुत सी गतिविधियाँ घटित होते हुए दिखाई दे रही हैं, इंसिडेंट्स को शो कर रहा है। तीखे चटक रंगों का प्रयोग किया है। इस प्रकार चित्र की जीवंतता को दर्शाया है, जिसमें हमज़ा को जासूस कैमूर शहर पर हमज़ा के जासूस जो हैं, वो कैमूर शहर पर हमला कर रहे हैं। पेड़-पौधे, पत्तियों व अन्य आकार को बाह्य रेखांकन से स्पष्ट किया गया है। ज़्यादातर चेहरे पार्श्व अंकित है, पीछे का हिस्सा दिखाई दे रहा है। कुछ ऐसे चेहरे हैं इस स्टोरी में जहाँ पर आगे का हिस्सा दिखाई दे रहा है, 3/4 ही है जिसमें फेस दिखाई दे रहा है। फर्श, खंभे, बुर्ज पर उत्कृष्ट घने जटिल पैटर्न के अंकन पर फारसी प्रभाव दिखाई देता है। बोल रहा है कि इस समय ये पिक्चर हमें मिल तो फर्श बनाए हैं, खंभे बनाए हैं, बुर्ज बनाया है, उस पर फारसी कला का प्रभाव दिखाई देता है। तो ये थोड़ा-सा ध्यान रखना है कि जो हमज़नामा है, उसका ही एक दृश्य दिखाई दे रहा है, उसमें किस तरह के चटक रंगों का प्रयोग किया जा रहा है। जगह को बहुत सटीकता के साथ यूज़ किया जा रहा है किसके टाइम पीरियड में? अकबर के टाइम पीरियड में, ठीक है? आगे बढ़ जाते हैं। ओके, बोल रहा है अकबर ने सांस्कृतिक एकीकरण के लिए कई हिंदू ग्रंथों का अनुवाद कराया। ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। अकबर जो है वो अगर हम रिलीजन वाइज़ की बात करें तो खुद तो वो मुस्लिम, लेकिन अकबर ने अपना खुद का भी एक धर्म चलाया था। कमेंट सेक्शन में बताइए कौन-सा वो धर्म था और उनके पहले फॉलोवर कौन हुए थे। तो अकबर जो है वो सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता की भाव रखता है, वो हमें ऐसा दिखाई देता है। और अकबर के टाइम पीरियड में काफ़ी ज़्यादा दूसरे धर्मों के प्रति जानने का जिज्ञासु था। जैसे जब यूरोपियंस जो थे उनसे भी वो काफ़ी मेल-जोल बढ़ा रहा था, पुर्तगालियों से। वो जानना चाहता था क्रिश्चियनिटी के बारे में। इसी तरीके से हिंदुइज़्म के बारे में जानकारी के लिए अकबर ने सांस्कृतिक एकीकरण की ओर कदम बढ़ाया और कई हिंदू ग्रंथों का अनुवाद कराया, जिससे लोग उसको पढ़ सकें, उसके बारे में लोगों को जानकारी मिल सके, क्योंकि अगर आपकी लैंग्वेज उनको नहीं आती है, तो वो कैसे पढ़ पाएँगे? तो इसको सांस्कृतिक एकीकरण का नाम दिया जा रहा है, ठीक है? लेकिन अकबर की खुद बहुत रुचि, तो अकबर ने कई सारे महत्वपूर्ण ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद और चित्रण करवाया। हमारे हिंदू एपिक्स जो हैं, जिसमें हम महाभारत और रामायण का जिक्र पाते हैं, तो महाभारत का फारसी में अनुवाद और चित्रण भी इस काल में हुआ। जो महाभारत है, जो ये वॉर हुआ था, इसका जो फारसी में अनुवाद और चित्रण किया गया, अनुवाद मतलब अनुवाद तो किया, वहाँ पे पिक्चर्स भी दर्शाई गई हैं, उसको किस नाम से जाना जा रहा है? उसको जो वो बन रहा है, उसको रज़्मनामा के नाम से जाना जा रहा है। इसका चित्रण 89 में कुशल चित्रकार दसवंत के निरीक्षण में संपूर्ण हुआ। तो थोड़ा-सा यहाँ पर नोट कर लेंगे, के द्वारा
सांस्कृतिक एकीकरण के लिए, सांस्कृतिक एकीकरण के लिए हिंदू महाकाव्यों का फारसी में अनुवाद और चित्रण किया गया। जहां फारसी में अनुवाद और चित्रण किया गया, जहां पर हमें क्या दिखाई देता है, रज़्मनामा का स्पेशली जिक्र किया है, किसका, महाभारत का, ठीक है। कि जो रज़्मनामा है के लिए टर्म यूज किया जा रहा है, और इसको किसके निरीक्षण में किया जा रहा है चित्र, दसवंत के, ठीक है। जहां महाभारत के अनुवादित संस्करण को रज़्मनामा के नाम से जाना गया, जिसकी कारी दसवंत के निरीक्षण। समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हमें क्या दिखाई, फिर ये जिक्र कर रहा है, इसी समय रामायण का भी अनुवाद और चित्रण हुआ। गोवर्धन और मिस्किन जैसे चित्रकार उनके दरबार के उत्कृष्ट दृश्यांकन के लिए सम्मानित किए गए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो चित्रकार हैं उनके बारे में यहाँ पर जिक्र कर रहा है, किसके टाइम पीरियड में, अकबर के टाइम पीरियड में। कौन, गोवर्धन और मिस्किन। तो बोल रहा है गोवर्धन और दृश्य चित्र के लिए, दृश्य सम्मानित किए गए, ठीक है। ओके, एक असाधारण पांडुलिपि अकबरनामा अकबर की व्यक्तिगत व राजनीतिक कारणों पर आधारित थी। सबसे कीमती योजनाओं में से अकबरनामा के बारे में अभी हमने देखा कि कैसे उससे हमें काफ़ी कुछ पता लगता है, अकबर के बारे में, उसके कला प्रेम के बारे में भी इवन पता लगता है। अकबर स्वयं व्यक्तिगत रूप से चित्रकारों से मिलता-जुलता था, उनके कार्यों का निरीक्षण करता था, मूल्यांकन करता था। मतलब वो बहुत ज़्यादा कला प्रेमी था, तो वो उस चीज़ में इन्वॉल्व भी रहता था। अकबर के संरक्षण में मुगल चित्रकला में विभिन्न विषय वस्तुओं का अंकन हुआ। अलग-अलग तरह की विषय वस्तु मतलब क्या होता है, कलाकार किस तरह के सब्जेक्ट्स को उठा रहा है, तो अलग-अलग तरह के विषय वस्तुओं पर यहाँ पर चित्रांकन हो रहा है, जिसमें राजनीतिक विजय, दरबार के मौलिक दृश्य, धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ, महत्वपूर्ण व्यक्तियों की छवि के साथ-साथ हिंदू, पौराणिक, फारसी, इस्लामिक विषय भी शामिल थे। तो थोड़ा-सा अगर आप विषय की बात करें, तो राजनीतिक विषय, दरबारी दृश्य तो दिखाई दे रहे हैं। जो पौराणिक ग्रंथ हैं, उन तक के बारे में भी यहाँ पर चित्रकला हमें दिखाई देती है। धर्मनिरपेक्ष जो अलग-अलग ग्रंथ हैं, उनकी चित्रकारी, इस्लामिक और फारसी विषय ये सब यहाँ पर हमें शामिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो विषय और लिख लीजिए, राजनीतिक और दरबारी दृश्यों के साथ पौराणिक, धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ और इस्लामिक विषय भी शामिल थे। ठीक है, तो ये बेसिकली इनके सब्जेक्ट्स हो गए, इतना बहुत है। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि ओके, अकबर के दरबार में यूरोप वासियों के आवागमन से उस समय के चित्रों में वास्तविकता की ओर झुकाव देखने को मिलता है। मतलब इसी समय यूरोपियंस आ चुके हैं, उनका एक प्रभाव दिखाई दे रहा है ना। तो बोल रहे हैं कि यूरोपीय वासी जो वो अकबर के दरबार में पहुंच रहे हैं, और जब वो आ रहे हैं तो थोड़ा सा अकबर के टाइम पीरियड की चित्रकारी वो किस तरफ, वास्तविकता जो रियलिटी बेस्ड है, एक होता है इमेजिनरी या फिर इमेजिनेशन बेस्ड लाइफ होती है, उसको आप शो करें, और एक रियलिटी बेस्ड, तो वास्तविकता की ओर झुकाव दिखाई देता है। इस संदर्भ में मेडोना एंड चाइल्ड
आरंभिक मुगल शैली का एक महत्वपूर्ण चित्र है। अभी मैं आपको दिखाऊँगी मेडोना एंड चाइल्ड। एक माँ और उसके बच्चे के प्रेम को वहाँ पर दर्शाया गया है, बहुत सुंदर सी वो चित्र है। तो आरंभिक मुगल शैली का एक महत्वपूर्ण चित्र है जो अपारदर्शी जलीय रंगों से कागज पर चित्रित है। मेडोना यहाँ पे असाधारण विषय है जो कि बाइजेंटाइन या बेजेंटाइन कला, बेजेंटाइन किंगडम के बारे में आप सभी को पता है। हमने देखा था रोमन एम्पायर जो वो 2 पार्ट्स में टूट जाता है। जो वेस्टर्न रोमन एम्पायर था, बेजेंटाइन एम्पायर भी जिसे बोलते हैं। तो बोल रहा है कि मेडोना एक असाधारण विषय है जो कि बेजेंटाइन कला, यूरोपीय शास्त्रीय कला और इसके पुनर्जागरण को मुगल चित्रशाला तक लाती है, जहां वह रूपांतरित होकर पूरी तरह से एक अलग दृश्य परिवर्तित हो जाती है। तो ना केवल उस पे यूरोपीय चित्रकला, वो तो वहां की थी ही, उसका प्रभाव तो दिखाई देगा, साथ ही साथ में मुगल चित्रकला का भी एक प्रभाव दिखाई दिया और एक अलग ही रूप में वो हमें यहाँ पर हम उसे हमारे चित्रकार उसे दर्शाते हैं, ठीक है? यहाँ पर ये बता रहा है कि वर्जिन मेरी शास्त्रीय तरीके से सज्जित है। माँ और बच्चे के बीच का गहरा लगाव यूरोपीय पुनर्जागरण के मानवतावादी दृष्टिकोण से प्रभावित है कि यूरोप में पुनर्जागरण हो रहा था और उसी पुनर्जागरण में जो एक प्रेम, उदारवादी विचारधारा को दर्शाया गया माँ और बच्चे के प्रेम से। तो बेसिकली सोसाइटी की सोच क्या है वो भी कभी-कभी आर्ट में रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है? मानवतावादी दृष्टिकोण को दर्शा रहा है, यूरोप में जो मानवतावादी दृष्टिकोण है और उस पिक्चर को मुगल्स के टाइम पीरियड में भी बनाया गया, अकबर के टाइम पीरियड में। शिशु की शारीरिक संरचना, कुछ अन्य विवरण जैसे पंखा, आभूषण आदि पूरी तरह भारतीय परिवेश से जुड़े हुए हैं। तो ये जो पिक्चर है बेसिकली ये यूरोपियन और भारतीय कला का अपने आप में एक बहुत ही सही नमूना हमें दिखाई देता है, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा ध्यान रखना है। ओके, तो हम नेक्स्ट पेज पर लिख लेते हैं। आगे यूरोपियों के यूरोपियों अकबर के दरबार में आगमन से चित्रकला में वास्तविकता की ओर झुकाव। तो हमें क्या दिखाई देता है कि वास्तविकता की ओर झुकाव और इसका एक भारतीय और यूरोपीय चित्रकला का उत्कृष्ट नमूना हमें किस रूप में दिखाई देता है? मेडोना एंड चाइल्ड के रूप में, ठीक है? सभी के समझ में आ गया? चलो, अभी वो पिक्चर भी है यहाँ पर, दिखा दूँगी मैं। ओके, अकबर की कला में ओके, अकबर की कला में रुचि से प्रेरित कई अन्य अधीनस्थ शाही दरबारों ने भी इस शौक को अपनाया क्योंकि अकबर कला प्रेमी था। होता है ना कि जब कोई मूवी आती है उसमें कोई एक्टर एक्ट्रेस किसी तरह के ड्रेस को पहने या कोई हेयर स्टाइल कैरी करते हैं तो सब लोग अच्छा ये फैशन है। तो ऐसा ही था अकबर या जो रूलर्स होते थे राजा, वो लोग जिन एक्टिविटी को करते थे लोग उसको फॉलो करते थे। जो कि उनके जैसा अपने आप को दर्शाना चाहते थे बड़े शाही परिवार के लोग। तो बोले क्योंकि अकबर कला प्रेमी था, कला को संरक्षण दे रहा था, तो ऐसे कई सारे शाही परिवार भी कला के प्रति काफ़ी एक प्यार दिखाएँगे, उस शौक को अपनाएँगे। अभिजात परिवारों के लिए कई उत्कृष्ट चित्र निर्मित किए गए, जिन्होंने मुगल दरबार की चित्रकला की अनुकृति करने की कोशिश की, कि जैसे वहाँ पे चित्र बन रहा है, उस तरह के चित्र जो है, इस तरह के अभिजात्य परिवार भी बनाने लग जाएँगे। अकबर ने मुगल चित्रकला शैली के नए मानक बनाए, उसने अनौपचारिक ढांचा बनाया, जिसे उसके पुत्र जहांगीर ने नई ऊँचाइयाँ प्रदान की। तो अब आ जाते हैं जहांगीर के टाइम पीरियड में। अ, ओके, जहांगीर के टाइम पीरियड में भी हमें यहाँ पर मेडोना एंड चाइल्ड का भी एक वही बड़े इधर-उधर लगाए हुए। देखा कहीं और है, फिर कहीं और लगा रखा है। ये ये है वो चित्र मेडोना एंड चाइल्ड का, के बारे में अभी ज़िक्र करें। ये आपका यूरोपियन आर्ट और भारतीय आर्ट को दर्शाया गया है, जहाँ पे मदर फीड करते हुए दिखाई जा रही है
और ये अपने आप में कला का एक उत्कृष्ट नमूना है। मतलब ये मानवतावादी या प्रेम को दर्शा रहा है कि माँ और बच्चे के बीच का किस तरीके का प्रेम होता है। और यहाँ के जो ये परिदृश्य है ना, ये वाला, ये जो खंबे, ये जो पेड़-पौधे, इसमें आपको भारतीय कला दर्शाई जा रही है, ठीक है? तो ये एक उत्कृष्ट नमूना है जिसके बारे में यहाँ पर जिक्र। अब आगे क्या बोल रहे हैं राइटर? राइटर बोल रहा है, सॉरी, राइटर बोलते हैं किसके बारे में कि अब आगे बढ़ जाओ, अकबर के उत्तराधिकारी जिनका यहाँ पर जिक्र कर रहा है, तो उसके पुत्र जहांगीर ने नई ऊंचाइयां प्रदान की। इनके बारे में इतना कुछ खास नहीं है, थोड़ा थोड़ा पढ़ते हुए हम आगे निकलेंगे, ठीक है? चैप्टर बहुत लेंथी हो जाएगा वरना। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? जहांगीर, ठीक है? तो जहांगीर के बारे में बता रहा है कि ये उसको आगे ले जाता है, यानी इसने और अच्छे से उसको संरक्षण दिया। कैसे संरक्षण दिया? तो बोल रहा है कि शहजादे सलीम जहांगीर ने बहुत कम उम्र से ही अ, ओके, बहुत कम उम्र से शहजादे सलीम सलीम ने बहुत कम उम्र से कला में रुचि लेना शुरू कर दिया। अपने पिता अकबर के विपरीत जिन्होंने राजनीतिक और धार्मिक महत्व के ग्रंथों पर चित्र और पांडुलिपियां बनाने का काम किया। अभी हमने देखा था कि किस तरह से अकबर जो है विभिन्न धार्मिक ग्रंथों का अनुवाद कर रहा था, यानी पांडुलिपियां बना रहे थे और जो चित्र जो है उसको उकेर रहे थे। तो राजनीतिक और धार्मिक महत्व के जो ग्रंथ थे, अकबर उनका अनुवाद करके उन चित्रों को दर्शा रहे थे। उनका मेजर विषय वस्तु यही रहता था। जहांगीर जिज्ञासु स्वभाव का था और उसने चित्रकारों को गहन निरीक्षण व उत्कृष्ट चित्रकारों को गहन निरीक्षण व उत्कृष्ट विवरणों के चित्र के लिए प्रेरित किया। मतलब उसका कहना था कि जो चित्रकार है वो थोड़ा सा और निरीक्षण करे, गहन निरीक्षण, उत्कृष्ट विवरणों के चित्र के लिए प्रेरित किया। जहांगीर ने प्रसिद्ध चित्रकार अक्का रिजा और उसके पुत्र अबुल हसन को नियुक्त किया। अकबर की औपचारिक शाही चित्रशाला होने के बावजूद भी कला के शौकीन संरक्षक जहांगीर ने पिता के साथ-साथ अपनी स्वयं स्वयं की चित्रशाला भी बनवाई। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि अकबर का जो उत्तराधिकारी बना, वो भी कहीं न कहीं कला प्रेमी के रूप में हमें दिखाई देता है, ठीक है? और इसने जो आम रूप से विषय चले आ रहे थे ना, उससे हटकर गहन निरीक्षण और उत्कृष्ट विवरणों के चित्रण के लिए चित्रकारों को लगाया, ठीक है? तो जहांगीर के टाइम पीरियड में गहन निरीक्षण और उत्कृष्ट विवरण, मतलब और ज़्यादा डिटेलिंग विवरण के चित्रों के लिए चित्रकारों को प्रेरित किया। कला प्रेमी होने के कारण एक नई चित्रशाला का इसके द्वारा निर्माण करवाया गया, ठीक है? आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, इसके टाइम पीरियड में हमें 2 प्रसिद्ध चित्रकार जो हैं वो हमें दिखाई देते हैं, क्या? अक्का रिज़ा और उसका पुत्र अबुल हसन, ये ध्यान रखना है। अक्का रिज़ा और अबुल हसन, 2 प्रमुख चित्रकार हमें इस टाइम दिखाई देते हैं जो इसके दरबार में नियुक्त हुए थे। ये बेसिकली फैक्चुअल डेटा है, ठीक है? आगे बढ़ जाता है, फिर क्या बोल रहा है कि शाही चित्रशाला होने के बावजूद जहांगीर ने अपने पिता का चित्रशाला ऑलरेडी था, के बावजूद इसने एक नई चित्रशाला बनवाई। तो उसने स्वयं की भी चित्रशाला बनवाई। इलाहाबाद से लौटने और मुगल सिंहासन हासिल करने के बाद शहजादे सलीम को जहांगीर के नाम से ही जाना गया। जहांगीर का अर्थ है जो जहान, मतलब कि दुनिया पर कब्जा कर रखा है, जहांगीर, ओके। जहांगीर के संस्मरण तुल के जहांगीर में उसकी कला में जो रुचि थी उसको दर्शाया गया है। जैसे आप देख रहे थे कि बाबरनामा में बाबर की कला में रुचि को दर्शाया गया था, वैसे ही यहाँ पर बोल रहा है कि जो तुल के जहांगीर है उसमें दर्शाया जा रहा है कि किस कला में रुचि थी और वैज्ञानिक शुद्धता का विवरण है। इसके साथ ही चित्रण में उसकी सर्वाधिक दिलचस्पी और इसके लिए किए गए प्रयासों का भी विवरण है। अ, उसके संरक्षण में मुगल चित्रकला शैली अपने उच्चतम दर्जे की वास्तविकता और वैज्ञानिक शुद्धता हासिल की। मतलब ये रियलिटी बेस्ड जा रहे हैं, वैसे वास्तविकता हमें अकबर के टाइम पीरियड में भी यूरोपियंस के आगमन से दिखाई दिया, जो इस टाइम पीरियड में और प्रखर होते हुए नजर आएगी। तो इस समय पे वास्तविकता, वैज्ञानिक शुद्धता चरमता पर पहुंच जाती है। उसके द्वारा करवाए गए प्रकृति और आसपास के लोगों के चित्रण में उसकी जिज्ञासा, आश्चर्य की
झलक दिखाई देती है। अकबर की चित्रशाला में जहाँ चित्र बहुत अधिक संख्या में निर्मित किए गए थे, जहांगीर की चित्रशाला में जहांगीर जोर ये नहीं देता था कि नंबर ऑफ पिक्चर्स जो है वो बढ़ा दीजिए। जहांगीर बोल रहा था कि कम चित्र बनाओ लेकिन हर एक चित्र में वो क्वालिटी होनी चाहिए। तो ये बोल रहा था कि जहांगीर के चित्रशाला में एक ही चित्रकार के उत्कृष्ट गुणवत्ता के साथ कम संख्या में चित्रण करने पर जोर दिया जा रहा था। आप जो चित्र बनाएँ, उनकी संख्या कम हो, चलेगा, लेकिन उसकी क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए, ये हमें यहाँ पर दिखाई देता है, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा ध्यान रखना है। चित्रकला में चित्रकला, वास्तविकता और वैज्ञानिक शुद्धता वैज्ञानिक शुद्धता और चित्रकारों पर अ, कम चित्र लेकिन गुणवत्तापूर्वक गुणवत्ता चित्र बनाने पर जोर। ठीक है, तो अकबर की कार्यशाला में बहुत सारे चित्र बना रहे थे चित्रकार। इनने बोला कि चित्र कम होंगे चलेगा लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है? इसके बाद हमें दिखाई देता है कि चित्रों के जनरली जो जहांगीर था इसके टाइम पीरियड में हम देखते हैं कि अ, चित्रों के हाशिए सुनहरे रंग या सोना मिश्रित रंगों से उभारे जाते थे, जो उसके किनारे होते थे। कोई पिक्चर बना रहे हैं, उसके किनारों को एक उभार के साथ दर्शाने के लिए, हाइलाइट करने के लिए। वहाँ पर बोल रहा है कि सोना मिश्रित रंग उभारे जाते थे। इन हाशिए में फूल पत्ती, कभी-कभी मानव आकृतियाँ भी चित्रित की जाती थी। अकबर के काल में प्रकृति के दृश्य, छवि चित्रण, विवरण और कहानियाँ जो हमें दिखाई देती हैं, जो कहानियाँ हमें दिखाई देती हैं वो उसकी जगह पर अब किसने ले लिया था? उसकी जगह अब यहाँ पर दिखाई देता है क्या? भव्य समृद्ध दरबार के दृश्य, अ, अभिजात्य, शाही छवियाँ, इन लोगों ने ले लिया था, ठीक है? तो अब इस टाइम पे सब्जेक्ट क्या हो गए थे? सब्जेक्ट थोड़े से चेंज हो गए। जो शाही दरबार लगता था, राजा का, मुगल शासकों का दरबार लगता था, उस दरबार के दृश्यों को दर्शाना और साथ-साथ में अभिजात्य शाही छवियाँ जो है, वो इस समय हमें दिखाई देती किस टाइम पीरियड में? जहांगीर के दरबार में। तो ये विषय थोड़े से परिवर्तित हो कैसे? शाही भव्य दरबार के दृश्य और शाही हमें इस टाइम पीरियड में दिखती हैं। चलो आगे बढ़ जाते हैं। जहांगीर के दरबार में आने वाले यूरोपीय व्यक्ति द्वारा उसे उपहार में यूरोप की उच्च स्तरीय कला के चित्र व सजावटी वस्तुएं भेंट की जाती थी। ये आप पढ़ लेंगे। जब हम पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री और हम पढ़ते हैं यूरोपियंस का आगमन, तो हमने देखा था कि किस तरह से जहांगीर के दरबार में कई सारे ब्रिटिश जो है अधिकारी आते हुए दिखाई देते हैं। हॉकिंस का जिक्र करते हैं, मुनरो का जिक्र करते हैं, टॉमस रो का जिक्र करते हैं। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जहांगीर के दरबार में बहुत सारे यूरोपियंस आते थे और वो उपहार में यूरोप की उच्च कला के चित्र, सजावटी वस्तुएं क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? उसे उपहार में यूरोप की उच्च कला के चित्र और सजावटी वस्तुएं भेजी जाती थी। किसको? जहांगीर को। अपने संग्रह में ऐसी बहुत सारी वस्तुएं जहांगीर के द्वारा संग्रहित की गई है। कई ईसाई धर्म के धार्मिक उत्सवों के चित्र भी जहांगीर के दरबार में चित्रित किए गए हैं। इस सांस्कृतिक और कलात्मक संसर्ग के कारण यूरोपीय कला संवेदनाओं ने प्रचलित भारतीय ईरानी शैली के ऊपर अपना प्रभाव डालना शुरू किया है। तो वैसे तो यूरोपियंस के आगमन से अकबर के समय में ही कुछ चेंजेस दिखाई दिए, लेकिन उसका ज्यादा प्रभाव हमें कहाँ पर दिखाई देता है? जहांगीर के टाइम पीरियड में दिखना शुरू हो जाता है, ठीक है? जहांगीर कालीन कला जो है वो ज्यादा आकर्षक, जीवंत हो गई। चित्रों के संयोजन में स्थानिक गहराई व जीवन का स्वाभाविक चित्रण उच्च मानदंड बन गया। मतलब जो रियलिटी बेस्ड पिक्चर्स है वो हमें यहाँ पर दिखाई देंगी। जैसे मैंने अभी बोला कि यूरोपियंस के आगमन के साथ वो चीज हमें रिफ्लेक्ट होने लग जाती है। चित्रशाला के कलाकारों ने सृजनात्मक तरीके से देसी, फारसी, यूरोपीय तीनों शैलियों का सम्मिश्रण प्रस्तुत करा और मुगल शैली में मुगल के टाइम पीरियड में जीवंत शैली को दर्शाने की कोशिश की। अबुल हसन और मनोहर द्वारा 1620 जहांगीर नामा का चित्र। दरबार में जहांगीर एक विलक्षण चित्र है। केंद्र में एक ऊंचे स्थान पर बैठा है, एक सफेद खंबे को देख रहा है।
और सिर के ऊपर शानदार छतरी दर्शाई गई है। दाईं ओर हाथ जोड़े खड़ा है खुर्रम, और शुजा भी उसके दरबार में है। और ये सब जो है ये सीन दर्शा रहा है किस तरीके, आई थिंक यहाँ नेक्स्ट पेज में है। तो ये जो पिक्चर है बेसिकली दर्शा रहा है कि जहांगीर का अपने आप में क्या इन्फ्लुएंस था, क्या प्रभाव था। दरबारी जो है वो उसके प्रति किस तरह से अपने आप को समर्पित कर रहे हैं। देखिए हाथ बंद करे हुए इस तरह से ये सारे के सारे यहाँ पर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये इस तरह से एक पिलर को देख रहा है व्हाइट कलर का। तो ये यहाँ पर दर्शा रहा है कि वास्तविकता जो रियलिटी जिस तरह से बिहेव करते थे मुगल दरबारी, वो यहाँ पर दर्शाने की कोशिश की जा रही है। दर्शकों के बीच जाने-माने अन्य कुलीन लोगों के साथ पादरी फादर कोरसी मौजूद हैं। उनका नाम अंकित है जिससे आसानी से पहचान की जा सकती है। बेसिकली वास्तविकता का मतलब है कि इसमें जो लोग हैं ना इंडिविजुअल उनको दर्शाया जा रहा है कि कोर्ट में कौन-कौन से लोग हैं। वो रियल वाली जो पिक्चर्स है ना, जैसे अभी मैं यहाँ खड़े होके पढ़ा रही हूँ, इसको कोई ड्रॉ कर दे। इस तरह की पिक्चर्स जो है वो हमें दर्शाई जा रही है। जहांगीर का स्वप्न, एक और पिक्चर हमें यहाँ पर मिली है, ये थोड़ा-सा ध्यान रखना है। आगे मैं यहाँ पर यूरोपियों के आगमन से मुगल चित्रकला पर इसका विशिष्ट प्रभाव, और जहांगीर के दरबार में हमें क्या देखने को मिलता है, अनेक चित्रों में आ, ईसाई धर्म के त्योहारों को भी दर्शाया गया है। त्योहारों को दर्शाया गया, ये यहाँ पर बता दिया। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट राइटर यहाँ पर क्या बोलता है, अगला बोल रहा है ओके, जहांगीर का एक स्वप्न है, उस स्वप्न को भी पेंटिंग से दर्शाया गया, जहाँ पर दिखा रहा है कि जिसे नादिर अल ज़मान खिताब से नवाज़ा गया है, मतलब एक तरीके का अवार्ड है, उससे नवाज़ा गया है, जिसका अर्थ होता है समय का आश्चर्य, ठीक है? मतलब इतनी कलात्मकता उसमें दिखाई दे रही है। यह सम्राट के सपने को संदर्भित करता है, एक पिक्चर है जिसमें दिखाया है कि जहांगीर को सपना आया है, सपने में वो देख रहा है कि फारस में जो सफ़ाविद किंगडम था, फिर राजा शाह अब्बास से वो मिलने गया है जिसके अधीन कांधार का क्षेत्र था, अफ़गानिस्तान का, जिसे पाने की कामना सम्राट जहांगीर रखते थे। तो ये सफ़ाविद किंगडम के रूलर से मिल रहे हैं कांधार रीजन को लेकर, ऐसा इनका सपना चल रहा है। वो लोग के सपने इसी टाइप के होते होंगे ना, क्षेत्र कब्ज़ा करने के, हमें तो कभी ऐसा सपना आएगा नहीं। इस शुभ स्वप्न को करने के लिए उनके पास दरबारी चित्रकार अबुल हसन थे। इतना अच्छा सपना आया था, कांधार पर अधिकार करने की बात कर रहे हैं वो। तो इसको चित्रित किया गया है। इस चित्र में राजनीतिक कल्पना के कारण जहांगीर के सबसे ज़्यादा हावी है, यानी उनको थोड़ा-सा ज़्यादा डोमिनेटेड दिखाया जाएगा। जहांगीर से गले मिलते हुए फारसी शाह दुर्बल और दयनीय दिखते हैं कंपैरेटिवली, मतलब यही तो होता है ना कि आप अपने रूलर को कैसे शो कर रहे हो कि उनके उनको उनके पावर को दिखाना चाह रहे हो, उनको थोड़ा-सा प्रभावशाली दिखाओगे, और जो सफ़ाविद किंगडम के रूलर हैं, उनका उतना प्रभाव नहीं दिखेगा, उनको दुबला-पतला दिखाई दे रहा है। चित्र में दिखाई दे रहा है कि राजा पृथ्वी पे खड़े हैं, उनके पीछे जो हमें हिस्सा दिखाई दे रहा है नीचे में, वो किसका है? भारत और मध्य पूर्व का अधिकांश हिस्सा हिस्सा दिख रहा है। इस चित्र में 2 जानवर शांति से सो रहे हैं। हालाँकि इस चित्र में मौजूद संकेत देखने वालों को आसानी से समझ में आते हैं, जैसे शक्तिशाली सिंह पर जहांगीर, विनम्र भेड़ पर शाह अब्बास खड़े हैं। मतलब पिक्चर से अपने आप को और ज़्यादा प्रभावशाली दिखाने के लिए जो शेर सो रहा है उस पर जहांगीर खड़ा है, और शाह अब्बास किस पर खड़े हैं? जो भेड़ है। तो इस तरीके से ये चीज़ जो है वो दर्शाई गई है। आई थिंक यहाँ पर पिक्चर भी होगी। ये देखिए, ये देखिए जहांगीर कितने अलग तरीके से दिखाए गए हैं। ये अब्बास है, वो भेड़ पे, ये शेर पे सो रहे हैं, और पीछे जो मैप है ना, ये देखिए पूरा का पूरा, इधर आ जाइए, एशिया और इधर सॉरी, ये पूरा एशिया और इधर भारत जो है वो हमें रिफ्लेक्ट होते हुए दिखाई दे रहा है। फारसी सुलेख से चित्र का ऊपरी और नीचे का हिस्सा सज्जित है। यहाँ पर कुछ-कुछ लिखा भी गया है फारसी में, ठीक है? और यह चित्र 1625 में बनाया गया था, उसमें प्रतीकों का सृजनात्मक उपयोग किया है। चित्र में जहांगीर दाईं तरफ कोने में चित्रकार को अपने महान सम्राट को चित्र भेंट करते हुए दिखाई दे रहा है। बोल रहा है कि एक और हमें चित्र दिखाई दे रहा है इस तरह का चित्र, जहाँ पर चित्रकार जो है वो जहांगीर को भेंट करते हुए दिखाई दे रहा है अपनी एक महत्वपूर्ण कलाकृति। उसने सिर्फ राजनीतिक रूप से स्थिर साम्राज्य ही प्राप्त नहीं, सॉरी, फारसी सुलेख से चित्र का ऊपरी और नीचे का
पंक्तियों में वर्णित है कि दुनिया के शाह उसके सामने खड़े हो सकते, क्योंकि जहांगीरों को फकीरों को रखना पसंद था। मतलब ये जो दूसरा पिक्चर दिखा रहा है ना, उसकी बात कर रहा है कि एक और पिक्चर है रेत खड़ी पर विराजमान जहांगीर का चित्र दरबारी चित्रकार विचित्र द्वारा चित्रित किया गया है। रेत खड़ी पर बैठे हुए हैं और वहां पर दरबारी चित्रकार ने उस पिक्चर को पूरा दर्शाया है, जिसमें बताया है कि जहांगीर को वो एक चित्र भेंट कर रहे हैं और फारसी सुलेख से चित्र का ऊपरी और नीचे का हिस्सा सुसज्जित है। लिखा हुआ है, अभी मैं आपको दिखा दूँगी, जिसकी पंक्तियों में वर्णित है कि दुनिया के शाह उसके सामने खड़े हो सकते हैं, जहांगीर को फ़कीरों को रखना पसंद है, यानी वो अपने आप को फ़कीर के रूप में दर्शा रहे हैं इस पिक्चर में, ठीक है? अ, बस यही है, इसी पिक्चर को यहाँ पर डिटेल से बताया है, ये रहा वो पिक्चर, विचित्र, चित्र भेंट कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ-कुछ लिखा हुआ है, ठीक है? आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि इनकी ये जो प्रोसेस था, इसको आगे बढ़ाया किसने? पुत्र शहज़ादा खुर्रम ने, ठीक है? तो नेक्स्ट हम चलते हैं, अगला हेडिंग डाल लेते हैं, खुर्रम के बारे में जान लेंगे। खुर्रम के बारे में बता रहा है कि शाहजहाँ के नाम से दिल्ली के ताज का उत्तराधिकारी बना। उसने सिर्फ राजनीतिक साम्राज्य प्राप्त नहीं किया, उसने सिर्फ राजनीतिक रूप से ही एक अच्छा साम्राज्य प्राप्त नहीं किया, बल्कि कलात्मक रूप से भी उसको एक बहुत अच्छा एम्पायर मिला। मतलब कला के रूप में भी दिखाई देता है कितने उत्कृष्ट हैं। कौन? जहांगीर के सॉरी जहांगीर के टाइम पीरियड में कला की परिपक्वता देख चुके, वही आगे एक्सटेंड होते हुए दिखाई दे रही है। तो जो इसका बेटा था उसको शाहजहाँ को एक परिपक्व कलाकृति भी हमें देखने को सॉरी एक पल परिपक्व कलाकृति जो नमूने हैं वो भी हमें उत्तराधिकारी के रूप में उसे मिलते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है? तो बोल रहे हैं कि ना केवल राजनीतिक साम्राज्य मिला बल्कि कलाकार और चित्रशाला भी इसको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बोल रहे हैं कि इसने भी कलाकारों को शानदार कृतियाँ बनाने के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन इसकी जो कलाकृति थी वो किसकी बात करता था? कल्पना, प्रलेखन का समावेश हो। स्वाभाविक यथार्थवादी चित्र के बजाय आदर्शीकरण और अधिक से अधिक शैलीकरण को इसके द्वारा वरीयता दी गई। तो थोड़ा-सा इसके बारे में ध्यान रखना है, इसने कल्पना और आदर्शीकरण आदर्श को महत्व, तो ये स्वाभाविक नहीं है, बोल रहा था कि कुछ ऐसा हो जो अपने आप में यूनिक हो, जो थोड़ा-सा एक स्टैंडर्ड होता है, स्टैंडर्ड तो रियलिटी में नहीं होता है ना, तो उस चीज़ों को ये ज़्यादा फ़ोकस कर रहा था और शैलीकरण को इनके द्वारा वरीयता दी गई। शैलीकरण, वरीयता, थोड़ा-सा ध्यान रखना है, ओके? इतना ही है, बहुत कुछ ख़ास हमें नहीं दिखाई देता है। चित्रों में उच्च अवधारणाओं को बहुत प्रमुखता दी गई, ठीक है? इसके समय में चित्रों में राजसी छवित की गई। जो राजा है उन्हें बहुत सारी ज्वेलरी कैरी करते हुए दिखाई दिया है, हीरे जवाहरात और साथ-साथ में ओके इस छवि को वो अपने बाद छोड़ना चाहते थे कि जो भी उनके उत्तराधिकारी हो वो समझ सके जो राजा है जो मुगल्स थे, उनके जो पूर्वज थे वो कितने ज़्यादा पावरफुल थे, तो वो इस छवि को आगे छोड़ना चाहते थे। इस काफ़ी सारे हीरे जवाहरात पहने हुए या हीरे जवाहरात के प्रति अगाध प्रेम जो है पिक्चर्स में दर्शाया गया है। पदशाहनामा दरबार की चित्रशाला के अंतर्गत चित्रित सबसे अधिक समृद्ध लुभावनी योजनाओं में से एक है। यह एक असाधारण पांडुलिपि है। भारतीय लघु चित्रकारी में ऊंचाइयों को पाया है किसने? पदशाहनामा में, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा ध्यान रखना है। यहाँ पर लिख लेंगे कि जवाहरात के प्रति आकर्षण, पदशाहनामा विशिष्ट अनुकृति। तो ये था थोड़ा-सा ध्यान रखना है शाहजहाँ के टाइम पीरियड का। यही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखना है। किस तरह के रंगों का सम्मोहक जटिल संयोजन के विभिन्न दृश्यों को इनके द्वारा दर्शाया गया है। मुगल चित्रकला अपने समय की समकालीन दुनिया की विकसित कलाओं का एक समावेश का उत्कृष्ट नमूना पेश करती है, ठीक है? ये यहाँ पर हमें दिखाई देता है। फिर बोल रहा है शाहजहाँ के उत्तराधिकारी पुत्र दारा शिकोह जो खुर्रम या ये जो शाहजहाँ था का उत्तराधिकारी हुआ, जिसका नाम था क्या? सॉरी इसका उत्तराधिकारी दारा शिकोह नहीं हो पाया। लेकिन दारा शिकोह जो है वो उत्तराधिकारी तो नहीं था, बहुत उदारवादी था।
उसका थोड़ा अलग ही सोच था, उसकी अलग ही इंटरेस्ट थे। तो उसका सूफी रहस्यवाद के लिए जो इंटरेस्ट था, वैदांतिक दर्शन में जो उसको दर्शाया गया है। एक बहुत सुंदर पिक्चर है विद सेजेस इन गार्डन, दारा शिको विद सेजेस इन गार्डन में चित्र किया गया असाधारण चित्र है। और इसकी वजह से दारा शिको जो वो अपने आप में अमर हो गया। अमर मतलब कि लोग बहुत इस पिक्चर से उसके एक शालीन जो उदारवादी चरित्र है उसको बहुत पसंद करने लगे। ठीक है, ये पिक्चर थोड़ा सा याद रखना है। अपने लोगों द्वारा प्यार किए जाने वाला विद्वान, संस्कृत समेत बहुत सारे भाषाओं का ज्ञानी, एक तरह का ये स्कॉलर व्यक्ति था, कवि और कला पारखी था। तो हमें दिखाई देता है कि शाहजहाँ का जो उत्तराधिकारी नहीं हुआ था, क्या नाम था, दारा शिकोह, वो अपने आप में कला प्रेमी था। ठीक है? चलो, आगे बढ़ जाते हैं। शाहजहाँ के जीवन काल में ही उत्तराधिकार को लेकर लड़ाई हुई, दारा शिकोह हार गया, औरंगजेब से पराजित हुआ। औरंगजेब उत्तराधिकारी बना, औरंगजेब सत्ता में आया, तो उसने अपने आप को अकबर के पैरेलल दिखाने की कोशिश की, ठीक है? और वापस से अपने जो किंगडम है, उसका एक्सपांशन करने की कोशिश की। औरंगजेब के टाइम पीरियड में मुगल चित्रशाला में चित्रों को निर्मित करने के काम को आगे नहीं बढ़ाया। हालाँकि शाही चित्रशाला को तुरंत बाद बंद नहीं किया गया और जारी रहा। तो ये थोड़ा-सा ध्यान रखना है। जो मुगल चित्रशाला है ना, इसमें हमें पता लगता है कि अब यहाँ से धीरे-धीरे डिक्लाइन चालू होगा। ऐसा नहीं था कि चीज़ें बंद हो गई, चल रही थी, लेकिन वो खानापूर्ति टाइप की। स्पेशल उस पे औरंगज़ेब इतना फ़ोकस नहीं कर रहा था। उत्तर मुगल कालीन चित्रकला की कभी भी बात की जाए, इसका मतलब है कि मुगल्स का जो डिक्लाइन वाला फ़ेज़ है, तो इस समय तो चित्रकारों का क्या हालत होगा? मुगल संरक्षण देंगे नहीं। कला के प्रोत्साहन और संरक्षण में सतत गिरावट के कारण लगातार गिरावट हो रही थी, कोई इनको संरक्षण दे नहीं रहा था। कुशल कलाकारों ने मुगल कार्यशालाओं को छोड़ दिया, छोड़-छोड़ के यहाँ से निकलने लग जाएँगे। इन कलाकारों का प्रांतीय मुगल शासकों ने स्वागत किया। जैसे बंगाल है, अवध है, हैदराबाद है, तो वो प्रांतीय जो शासक थे, उन्होंने इनका वेलकम किया और वहाँ पर ये क्षेत्रीय कला के रूप में उभरते हुए दिखाई देंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि उत्तर मुगल कालीन कला में हमें पता लगता है कि जो प्रांतीय मुगल शासक थे ना, प्रांतों में जो रूल कर रहे थे, वो लोग इनको संरक्षण देंगे। ठीक है? हालाँकि मोहम्मद शाह रंगीला जो आगे के मुगल उत्तराधिकारी हुआ, शाह आलम सेकंड हुआ या बहादुर शाह जफर, इनके समय में कुछ चित्र बनते रहेंगे, लेकिन वो चित्र मुगल लघु चित्रकला शैली का बिल्कुल अंतिम रूप था। इसके लिए टर्म यूज़ कर रहा है बुझ क्षमा की लौ के समान था। 1838 में बहादुर शाह जफर शीर्षक का चित्र बनाया गया, लेकिन 1857 के विद्रोह के बाद पता है आपको अंतिम मुगल अ, जो है उनको देश निकाला दे दिया गया, जेल डाल दिया गया, वहीं पे बर्मा में उनकी मृत्यु हो गई और फिर यहाँ से मुगल से डिक्लाइन हो गए और जो मुगल चित्रकला शैली जो थी, वो प्रांतीय शैली के रूप में हमें उभरते हुए आगे नज़र आएगी। सभी के समझ में आ गया? तो ये था हमारा चैप्टर। आई होप आपको सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। क्या-क्या हमने डिस्कस करा एक बार हम कर गाइस, जो इम्पोर्टेंट है वो थोड़ा-सा यहाँ पे ध्यान रखना। मुगल लघु चित्रकारी के बारे में बात कर रहा है, इसका टाइम पीरियड 16 से लेके 19th सेंचुरी की बात कर रहा है, एडी। फिर बोल रहा है कि मुगल वंशावली के समकक्ष ही इसको समझ सकते हैं कि अलग-अलग रूलर्स का क्या इसमें योगदान था। इसमें विभिन्न शैलियों का मिश्रण दिखाई देता है। नेक्स्ट बोल रहा है प्रारंभिक मुगल चित्रकला बाबर के टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा हालाँकि नहीं दिखाई दी। हुमायूँ के टाइम पीरियड में जो सफ़ाविद किंगडम थे, उसकी चित्रकला का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ते हुए हमें दिखाई देता है। फिर उसके बाद देखते हैं अकबर। अकबर के टाइम पीरियड में यूरोपियंस का भी आगमन हो चुका था, उसका भी इसमें प्रभाव सम्मिलित हो जाता है। अकबर खुद बहुत क्रिएटिव था और कला प्रेमी था, वो हमें दिखाई देता है। जहांगीर के टाइम पीरियड में चीज़ों को आगे बढ़ाया गया। इस समय यूरोपियंस का और ज़्यादा रिफ्लेक्शन हमें यहाँ पर दिखाई देता है। यूरोपीय कला का वास्तविकता और जुड़ गई यूरोपियंस के आगमन के साथ ही दरबार के चित्रों को सजीवता के साथ स्पष्ट किया गया। आगे जाते हैं शाहजहाँ। शाहजहाँ ने इस चीज़ को नहीं आगे बढ़ाया, वो वास्तविकता नहीं बल्कि वो थोड़ा-सा जो होता है ना स्टैंडर्ड उसकी तरफ मूव कर रहा था। वो चाहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा कल्पना, आदर्शीकरण को हम महत्व दें, हीरे जवाहरात इस तरह की चीज़ों को ज़्यादा वो दर्शा रहा था, ठीक है? तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में फीडबैक करके बता सकते हैं। बाकी रिवीजन करते रहिए, अपना ध्यान रखिए और ज़रूर बताइएगा क्लासेस आपको कैसी लगी। नए सेशन में कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।